पंजाब के नौजवानों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्रों का एक संगठन है जिसका सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, पंजाब के एबीवीपी के जनरल सेक्रेटरी जनाब चित्रांशु रतन साहब, उनके तमाम साथी, इस पूरी मुहिम में जुड़े हुए लोग, उन सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। मुझे खुशी है कि भारत का एक ऐसा सूबा, एक ऐसा राज्य जहां इतिहास किसी शहर, किसी जिले, किसी गांव से भी शुरू करते हैं तो वीरों की गाथा के लिए हमें किसी खास शहर में या खास गांव में नहीं जाना पड़ता। पंजाब का मतलब शौर्य, बहादुरी, बलिदान, साहस और शक्ति। हजारों सालों से इस मिट्टी ने न सिर्फ शूरवीर पैदा किए हैं बल्कि दुनिया में एक शांति, दुनिया में सौहार्द, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानने की एक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है। और जब हम सिख कहते हैं तो ये अपने नाम के अनुरूप जो कुछ भी इतिहास में पढ़ाया गया, इतिहास लिखने वालों ने बहादुर लोगों का मजाक बनाया, उनकी बहादुरी की गाथाएं जो हर गली में, मोहल्ले में जितनी गाई जाएं उतनी कम हैं। लेकिन आज दुनिया को साहस और पुरुषार्थ की एक लंबी नजीर खड़ी करने वाला समाज आज अपने अंदर बहकावे, झूठ और फरेब के षड्यंत्रों का शिकार हो रहा है। हम जब बचपन में पंजाब के बारे में सुनते थे तो एक अपने अंदर ताकत का और साहस की अनुभूति महसूस करते थे। और ऐसा नहीं है कि 1947 की युद्ध में ही सिखों का इतिहास लोगों को समझ में आया। यह बात अलग है कि राजनीतिक स्वार्थों के चलते किस तरीके से एक बहादुर कौम, एक पुरुषार्थी कौम को स्वार्थ में डूबे हुए नेताओं ने कैसे उसको समाप्त करने की कोशिश की। और शने शने धीरे धीरे झूठे इतिहासों को गढ़ा गया, जिसके चलते आज
जो हमारे सिख भाई हैं, जो हमारा बड़ा भाई है, उसको किस तरीके से हमने अपनी भूलों और करतूतों के कारण उसको अकेला छोड़ दिया। मैं बात अपनी अगर शुरू करूं तो जो कहानियां पंजाब की मिट्टी से देखने को और सुनने को मिलती हैं, वो मुझे ऐसे ही मिलती जुलती मुझे महाराष्ट्र से, बंगाल से मिलती है, बिहार से मिलती है। लेकिन इन सब के बीच में अगर किसी ने लीड ली, अगर किसी ने राह दिखाई, तो वो पंजाब ने दिखाई। और हर संकट के समय, जब इस देश में अनाज का संकट था, जब अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश की मिट्टी को बंजर बनाकर जब अंग्रेज चले गए, नील की खेती करके चले गए, ऐसे ऐसे हालात पैदा करके गए ये देश को उठने में सालों लग जाएं, तब पंजाब की धरती से पूरे देश को 2 वक्त खाना कैसे मिले, कैसे वो अपने परिवारों को जीवित रखें। हमने बंगाल का अकाल भी देखा, और इस तथाकथित आजादी, ये झूठी और मक्कारी आजादी जो है, हमारे बड़े बड़े नेता जिन्हें हम बड़े आदर्श के साथ नाम लेते हैं, उन सब के षड्यंत्रों का सबसे बड़ा अगर कोई भागीदार इस 1947 में बना है तो सिर्फ पंजाब और बंगाल बचा है। न सिर्फ ये बांटे गए, न सिर्फ उस तथाकथित कुछ राजनेताओं की दिल्ली में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का सबसे बड़ा अखाड़ा बना, तो पंजाब और बंगाल बना। पूरे भारत ने इस दंश को तब महसूस किया जब पंजाब के बंटने के बाद जो एक मुल्क बना इस्लाम के नाम पे, वहां से हजारों लाखों लोगों की लाशें रेलों में भर भर के आईं। महाराजा रणजीत सिंह के दौर का पंजाब, जिसकी राजधानी लाहौर थी, उसी लाहौर से एक एक सरदार को, सिख को न सिर्फ लूटा, और सरदार और सिख तो वो कौम है जिन्होंने कभी इसका गम नहीं किया कि जिंदगी कहां से शुरू करनी है। उनका आपने सोना चांदी मकान दुकान सब लूट लिया, लेकिन आपने बहन को, बेटी को, पति को, भाई को, उनकी हत्याएं की। लेकिन लुटे पिटे पंजाबियों ने, सिखों ने, सरदारों ने सब कुछ लुटाने के बाद भी इस आजाद भारत में जब वो लौटे और जब खड़े हुए, तब भी उन्होंने अपना घर पहले नहीं भरा, अपना पेट पहले नहीं भरा। इस भारत धरती का जो भूखा, कमजोर, बंगाल से लेके यूपी और यूपी से लेके बिहार और दूर दराज के राज्यों में सबसे पहले आपने ग्रीन रेवोल्यूशन पैदा किया, और जिसके चलते घर घर अनाज पहुंचा, आपने सम्मान की रोटी खाई, तो उसके पीछे बंगाल का पुरुषार्थ शामिल है, पंजाब का पुरुषार्थ शामिल है। पंजाब को, उस पंजाब को जो पंजाब इस आजादी के बाद, इस मक्कारी भरी आजादी के बाद मिला, उसके भी 3 टुकड़े किए गए। हरियाणा बना, हिमाचल बना, और राजनीतिक स्वार्थों के चलते पंजाब की बहादुरी को,
पंजाब के पुरुषार्थ को, पंजाब के बलिदानों को कैसे कम किया जाए, क्योंकि किसी राजनीतिक दल के स्वार्थी नेताओं को उनका मजबूत होना, उनका ताकतवर होना, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनकी सनातन भक्ति ये पसंद नहीं आई। इसलिए आपके इतिहास को तोड़ मरोड़ के बताया गया, 47 के बाद के इतिहास को झूठ बोला गया। लेकिन 47 से पहले भी आपसे बड़ा कोई बलिदानी नहीं था। तब किसी देश की रक्षा की चिंता नहीं थी, तब किसी जमीन के टुकड़े को बचाने के लिए सिखों ने अपना बलिदान नहीं दिया था। कोई हजारों साल पुरानी कहानी नहीं है। सवाल यह है कि आखिर हमने कैसे ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज हम एक सच्चाई को नहीं पढ़ पा रहे। हम भूल गए, गुरु अर्जन देव सिंह का बलिदान भूल गए, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान भूल गए। हम किनकी औलादें हैं, हम किनके वंशज हैं, हम कहां से आए थे, क्यों आए थे, हमने ये अमृत क्यों चखा, ये कृपाण क्यों रखी, ये केश क्यों बांधे, ये कड़ा क्यों पहना, ये हमने भूल गए। हम सत्ता और सत्ता पे बैठने वाले लोग ये आनी जानी है। सत्ताएं किसी समाज के सामने लेकिन अगर समाज मर जाए, समाज का पुरुषार्थ मर जाए, समाज का साहस मर जाए, समाज का मॉरल कमजोर हो जाए, तो सत्ता पे बौने लोग बैठ जाते हैं। और फिर वो बौने लोग अपने स्वार्थ के लिए देश को बांटते हैं, राज्य को बांटते हैं, लोगों को बांटते हैं, भाषा पे बांटते हैं, इलाके पे बांटते हैं, और कहिए कि वो कोशिश करते हैं कि बांट कर किस तरीके से सत्ता पे बना रहा जा सकता है। इसके अंदर उनका खेल चलता है। ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है कि जिन्होंने, जब ये देश तथाकथित तौर पे आजाद हो रहा था, तब उनसे पूछा गया था, मास्टर तारा सिंह जी से पूछा गया था कि आपको कोई अलग मांग रखनी हो तो बताइए। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो ये जानते थे कि वो कौन हैं। उनको अपने होने पे गर्व था। उन्होंने ये कभी नहीं पूछा कि सत्ता के स्वार्थ में अपने पिता को, अपनी जड़ों को, अपने मूल्य को, अपनी उस रूट को जहां से वो चले थे वो नहीं बोले। उनको लाल किले के सामने गुरुद्वारा शीशगंज में किसका शीश कटा था वो याद था, किन्होंने काटा था। ये सिख, ये अमृत चखने की परंपरा क्यों शुरू हुई, क्या कारण थे? इसलिए हम सब लोग नाम बदल सकते हैं, शक्ल बदल सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, विचार बदल सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदल सकते। हो सकता है कि कुछ लोग इस भौतिक युद्ध में, इस दौड़ में, जिस तेजी से अपनी पुरानी पहचान को मिटा करके सत्ता के स्वार्थ में, पैसे के स्वार्थ में अपनी मां को गाली दे रहे हों, वो यकीन मानिए बहके हुए और भटके हुए लोग हैं। और वो अगर भटके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे नहीं है, वो अब भी हमारे हैं। और सनातन जब तक है, जब तक ये सृष्टि है तब तक ये सनातन है, और जब तक सृष्टि है तब तक वो कितना भी भटक जाएं हमारे ही रहेंगे। किसी के भटक जाने से
आप आत्मा नहीं भटका सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि सच को जानिए। सच को जाने बगैर, अपनी रूट की तरफ लौटे बगैर आपका उद्धार नहीं हो सकता। पैसा कमा सकते हैं, पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं। सड़कों के किनारे बड़े बड़े बिल्डिंगें जो हैं, जिन्हें एक खास नाम से पुकारा जाता है, जो मैं समझता हूं कि भाषा की मर्यादा को और संवेदना को ध्यान में रखते हुए उसे मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। पैसा तो वो भी कमाती हैं। पैसा तो किस समाज के पास नहीं है? पैसा एक माध्यम है, पैसा अंतिम लक्ष्य नहीं है। अगर पैसा होता तो पूछिए कि आजादी की लड़ाई में कितने करोड़पति, कितने अरबपति लोगों ने जेलें काटी, कितने धनाढ्य लोगों ने कुर्बानी दी। और जब नाम आता है तो क्या लाला लाजपत राय अरबपति थे? क्या भाई परमानंद अरबपति थे? क्या करतार सिंह जी, नंद सिंह जी, ये करोड़पति लोग थे, अरबपति लोग थे? क्या भगत सिंह अरबपति थे? क्या महान क्रांतिकारी ऊधम सिंह खरबपति थे? क्या इस लड़ाई में कूदने के बाद आजाद भारत में उनके बच्चों को प्रधानमंत्री बनना था क्या? जिस उम्र में युवाओं के मनों के अंदर युवाओं के मन में कुछ पाने की कोशिश होती है, कुछ प्राप्त करने की कोशिश होती है, वो युवा जब अपने जीवन के सपने संजोता है, अपने सुनहरे भविष्य के लिए चिंता करता है, तब ऐसे समय में भी मात्र छोटी सी उम्र में ऊधम सिंह नाम जैसे एक व्यक्ति मात्र 19 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में युवा अपने देश को आजाद कराने, अपने राज्य में उस गवर्नर जनरल, जो पंजाब का गवर्नर जनरल था, मिशेल ओडॉयर, क्या बात थी कि आप जरा सोचिए कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में अमृतसर के पास जलियांवाला बाग में देश के 3 महान नेताओं की गिरफ्तारी के बाद उसका मुजाहरा करने के लिए, रोष प्रकट करने के लिए जब पंजाब के तमाम रणबांकुरे वहां इकट्ठे हुए, तो पंजाब के उस गवर्नर ने, जिसको मिशेल डायर के नाम से लोग जानते हैं, उसने सीधी कार्रवाई में पुलिस को ऑर्डर किया गोली चलाने का। इस देश के तमाम लोगों से, जो लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, अगर शौर्य और पराक्रम की कोई मिसालें देखनी है तो आप जलियांवाला बाग जरूर जाएं। वो ऊधम सिंह जो अपना कैरियर बना सकता था, जिसके जीवन में बहुत कम उम्र में, बहुत छोटी उम्र में उनके पिता और माता का साया उनके सर से उठ गया था, और मात्र 20 साल की, 19-20 साल की उनकी उम्र थी। जलियांवाला बाग को उन्होंने अपनी आंखों से देखा, प्रण किया। कुछ पद्मश्री और भारत रत्न उन्हें मिलेगा, यह शायद उन्होंने जीवन में सोचा भी नहीं होगा।
उन्होंने यह भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनका नाम कोई याद भी रखेगा या उनकी तस्वीरें लगेंगी या उनका गुणगान होगा। ऐसी कोई लालसा उनके मन में नहीं थी। उन 20 साल के युवा ने किसी से बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने, निहत्ती मां बहनों औरतों को, वो जो दीवार बनी हुई है उसके बराबर में जो कुआं है, मैं कई बार जब भी अमृतसर गया हूं पिछले 10-15 सालों में, हर बार मेरी कोशिश होती थी मैं जाकर वहां बैठता था। अब वहां म्यूजियम बन गया है। उस कुएं में इतनी महिलाएं कूदी बचने के लिए, बच्चे कूदे कि वो पूरा कुआं लाशों से भरते हुए ऊपर तक आ गया। आज भी वो कुआं मौजूद है, वो गोलियों के निशान मौजूद हैं। ये तमाम इसलिए रखा गया है कि आज की जनरेशन को पता चले कि जिस भारत में हम बैठे हैं, जिस पंजाब में हम बैठे हैं, इसमें हमारे पूर्वजों का खून शामिल है। ये किसी भीख में आजादी नहीं मिली। ये दिल्ली में बैठने वाले गद्दार नेता जो सुबह से लेकर शाम तक अपनी बेटी को चिट्ठियां लिखते थे, जिनको सत्ता के ट्रांसफर होने से प्रधानमंत्री बनना था, किसी को महात्मा बनना था, इनमें से किसी ने भी जलियांवाला बाग के ऊपर कभी 2 आंसू नहीं निभाए। इनको तो जल्दी थी कि सत्ता पे हम कैसे बैठे। जघन्य अपराध किए। इस तथाकथित भारत में भी कई सारी ऐसी चीजें अब बाहर निकल के आ रही हैं, क्योंकि आज के दौर में मैं और आप बात कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सरकारों से आजाद किसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं और आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। मैं भी बहुत सारे लोगों की बातें सुनता हूं। 2 दिन पहले भी मैं 15 देशों के नुमाइंदे थे, उनके बीच में बात कर रहा था। लेकिन मेरा अफसोस, मेरा दुख कुछ और है। जिस ऊधम सिंह ने 20 साल की उम्र में उस पूरे नरसंहार को देखा, उस मैसेकर को देखा, उसने खामोशी इख्तियार की, खामोशी इख्तियार की। और जरा सोचिए, उसका कमिटमेंट, उसका कन्विक्शन अपनी कौम, अपने देश के प्रति कितना होगा। वो भी सब कुछ छोड़ के कहता, छोड़ो हमें क्या करना है, जो मर गए वो मर गए, जो चले गए क्या फर्क पड़ता है, मैं अपना कैरियर बनाता हूं। बड़े सारे लोगों ने लंदन में कैरियर बनाया, बड़े सारे लोगों ने दिल्ली में कैरियर बनाया, लाशों पे कैरियर बनाया। वो भी ऊधम सिंह बना सकता था, लेकिन ऊधम सिंह ने वो कैरियर नहीं चुना। ऊधम सिंह ने एक ऐसा कैरियर चुना जिसका लक्ष्य फांसी था, जिसका लक्ष्य मौत थी, बेरहमी की मौत थी। वो ये जानते थे 21 साल तक इस उधेड़ बूंद ने उस युवा को, 20 साल के युवा को 21 साल तक जिंदा रखा कि जिसने जलियांवाला बाग का में ऑर्डर किया है, जिसकी देख रेख में हुआ है, इसका मैं पीछा करूंगा। आज तो लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने में बहुत बड़ा महान तकलीफ महसूस करते हैं। वो युवा अपने मन में उस लक्ष्य को लेकर के इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड जाकर के उस आदमी का पीछा करता रहा जिसका नाम मिशेल डॉयर था। और अपने लक्ष्य के प्रति कितना कन्विक्शन उस आदमी में होगा। लंदन जैसी दुनिया, गरीब एक हिंदुस्तानी, कौन कहां पूछेगा, कौन कहां खाएगा, कहां रहेगा, इसका उसको चिंता ही नहीं थी। वो पहुंचा और उसने पूरे लंदन में उस शख्स के ऊपर अपनी निगाह रखी। और एक दिन पता चला 13 मार्च 1940 को कि ये जो डायर नाम का शख्स था, जो बंगाल का गवर्नर था, ये रॉयल सेंट्रल
एशियन सोसाइटी का एक हॉल है लंदन में, वहां किसी भाषण के लिए आने वाला है। आप देखिए, जरा गौर करिए, कितनी बड़ी इंस्पायरेशन है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति, उस वक्त उनका लक्ष्य डायर था, आज आपका लक्ष्य कुछ और हो सकता है, लेकिन ईमानदारी देखिए, कमिटमेंट देखिए। सारे स्वार्थों से उठ करके उस शख्स ने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जब उसको पता चला कि लंदन के रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के अंदर आज डॉयर जो है भाषण देने आने वाला है, उन्होंने एक मोटी सी किताब खरीदी और उस किताब को इस आकार में, अंदर के पन्ने उसके काटे कि जो एक रिवॉल्वर उन्होंने खरीदी थी, वो रिवॉल्वर उस किताब के पन्नों में दब जाए। इस तरीके से रिवॉल्वर रख करके एक खाना बनाया उस किताब के पन्नों का, और ऊपर से उसका कवर करके किताब हाथ में लेकर के वो लंदन के रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के अंदर दाखिल हुए। सब कुछ सुनते रहे। जब सब लोग उठे, वो भी उठे और गए और सीने में 3 गोलियां मारी। और गोली मारने के बाद पंजाब की धरती से पैदा हुआ वो महान पुत्र, उसने पीठ नहीं दिखाई, वो कायरों की तरह भागा नहीं, वो कहीं छुपा नहीं। उनके आखिरी शब्द हैं, आई डिड माई जॉब, मैंने अपना काम कर दिया है, कानून अपना काम करे। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके चंद महीनों तक उनके ऊपर मुकदमा चला और उसी लंदन के कोर्ट में 4 जून को उन्हें दोषी करार दिया गया, डायर की हत्या का मुजरिम बताया गया और पेंट विलेज जेल में 31 जुलाई 1940 को उस महान क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई। मेरा दुख दूसरा है। पंजाब के नौजवानों, समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने ऊधम सिंह को नहीं देखा, लेकिन मैंने ऊधम सिंह के वंशजों को देखा है, उस परिवार के युवाओं को देखा है। इस तथाकथित आजादी में मैं 2 बात आपके सामने रखना चाहता हूं। कभी अपने दिल पे हाथ रख के पंजाब के युवाओं सोचें, यह प्रोग्राम हो सकता है किसी संगठन का हो, यह संगठन माध्यम हो सकता है, लेकिन लक्ष्य पंजाब के सारे युवा हैं। उनकी क्या विचारधारा है, वो किस पार्टी से जुड़े हैं, यह मेरा कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। वो पहले भारतीय हैं, वो पहले भारत मां के पुत्र हैं, वो सनातन के पहले पुत्र हैं, उसके बाद किसी पार्टी, किसी आइडियोलॉजी के हो सकते हैं। ये आइडियोलॉजी और ये दुकानें होती हैं, मैं इससे ज्यादा नहीं मानता। किसी दुनिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी क्रांति नहीं लाती है, क्रांति समाज लाता है। क्रांति के बाद उस पर जो महल बनाते हैं वो राजनीतिक दल बनाते हैं। इसलिए मेरा फोकस राष्ट्र और राष्ट्र के अंदर समाज है। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं, ऊधम सिंह का नाम बार बार मेरे सीने में क्यों आता है? दिल्ली की सड़कों पर, राजपथ पर मैंने ऊधम सिंह के परिवार के वंशजों के पुत्र को देखा है। हाथ में एक टूटी हुई बोतल, कपड़े फटे हुए, टूटी चप्पल, 40 डिग्री टेम्परेचर पर भारत, इस स्वतंत्र भारत में ये जो राजपथ बना हुआ है, जहां सत्ता के बड़े बड़े फिरौन बैठते हैं, जो देश की किस्मत को लिखते हैं, उस सत्ता के उस राजपथ पर ऊधम सिंह के परिवार का एक युवा, जो इतनी कम उम्र में बुजुर्ग लगता था, सड़कों पे ऐसे लगता था कि कोई पागल घूम रहा है।
पिछले कई साल से दिल्ली में किसी ने खाना दे दिया तो खा लिया, किसी ने रोक गया तो सो गया, नहीं किसी ने जाना कि ये कौन है, ये क्या चाहता है भाई, नहीं पूछा हमने। क्योंकि हमारी राजनीति सत्ता के इर्द गिर्द, सत्ता का सुख भोगने और सत्ता के माध्यम से अपने घर भरने का एक माध्यम बन गया है। हम सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े नारे, बड़ी बड़ी तकरीर करते हैं, हम उन योद्धाओं को, वीरों को, साहसियों का नाम लेते हैं, लेकिन उन योद्धाओं की तस्वीर समाज को मूर्ख बनाने के लिए पार्टियों के ऑफिस पे टंग तो जाती है, लेकिन कोई पार्टी सत्ता में आने के बाद अरे जो चले गए हैं उनका कुछ नहीं कर सकते तो उनके परिवार के लोगों को तो सम्मानित करके ऐसा कर दो कि उनको अपने पूर्वजों पर इस बात का गम न हो और आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लें कि जो देश के लिए जान देते हैं, ये देश उनके परिवार के लिए अपनी जान लगा देता है। ये प्रेरणा नहीं देते हम लोग। वो एक शख्स जो पिछले 4, 5, 6 साल से, आप तो उसकी मृत्यु हुए भी कोई 3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए, वो ये कहता रहा कि मुझे एक किसी सरकार की किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट में, मैं ड्राइवर ही जानता हूं, मुझे ड्राइवर रख लो, मैं अपने बच्चों को, अपने पिता को खाना खिला सकूं। हम बहुत बुरे हालात में हैं, खाने को नहीं है, मुझे कोई टेम्परेरी नौकरी दे दो। उसे नौकरी नहीं इस देश के लोगों ने दी, क्योंकि लोगों को देश में, सत्ता में जब लोग बैठ जाते हैं तो इस लोकतंत्र के अंदर चुनावों से पहले लोक मजबूत होते हैं और चुनाव के बाद तंत्र मजबूत हो जाता है। जब तंत्र मजबूत हो जाता है तो लोग नजर नहीं आते, फिर सत्ता का तंत्र में आप फंसते हैं और उसमें आपको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, आप इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप जिनकी लाशों पे पैर रख करके, जिनके कंधों पे पैर रख करके सत्ता के उस शीर्ष पर पहुंचते हैं, सबसे पहले आप उन्हें दूर कर देते हैं। यह दुनिया का ऐसा मुल्क है कि हम अपने बलिदानियों को सिर्फ बातों में, जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। हमने कोई आज तक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बनाया, उस डिपार्टमेंट में कोई ऐसे लोग नहीं रखे कि अगर कोई भी एक पक्ष जो पूरे देश में यह काम करे, और उसमें ऐसे मिशनरी लोगों को नहीं लगाया। हमने हजारों डिपार्टमेंट बना दिए, हमने इलीगल तरीके से इस देश में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्रिएट कर दी, क्योंकि वो वोट का एजेंडा है कि भगत सिंह के पुरुषार्थ के कारण, भगत सिंह के परिवार के बचे हुए लोग और ऊधम सिंह के बचे हुए लोग और भाई परमानंद और लाला लाजपत राय के बचे हुए परिवार के लोग आपके लिए वोट बैंक नहीं है, क्योंकि वो हार जीत में उनकी कोई गिनती नहीं है। जिनकी गिनती है, जो दंगा कर सकते हैं, जो जिहाद फैला सकते हैं, जो देश को तोड़ सकते हैं, जो रेलों में आग लगा सकते हैं, जो बीमारी को फैला सकते हैं, जो चौराहे चौराहे, सड़कें सड़कें रोक करके देश की मजबूत सरकारों को कमजोर कर सकते हैं, हिला सकते हैं, डिगा सकते हैं, झुका सकते हैं, सरकार उनकी बात सुनती है। वो ऊधम सिंह के परिवार के किसी एक वंशज को ड्राइवर की नौकरी नहीं दे पाती है। इसलिए तो अफसोस है, जब वो नौकरी मांग रहा था, ये तो मैं सरकारों से गुस्सा है। अरे समाज में करोड़ों ऐसे लोग हैं, हजारों बड़े बड़े धनाढ्य हैं भाई, अगर किसी के अंदर इतनी भी ज़र्फ था उसमें कि सरकार एक नौकरी नहीं दे पा रही, एक ड्राइवर की नौकरी नहीं दे पा रही, करोड़ों गद्दारों को, डकैतों को, लुटेरों को, जो कल तक चंबल में डकैत थे, वो आज पार्लियामेंट में भी पहुंच जाते हैं। उनके बच्चे अपना बर्थडे हवाई जहाज में मनाते हैं, बाप दादे जेल में हैं। क्या भारत है ये?
और ऊधम सिंह के परिवार का कोई वारिस उसे कोई नौकरी 5,000 की नहीं दे पाया। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे समाज में भी बहुत सारे पाखंडी लोग हैं। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इतना बड़ा बड़ा संसार चलाने, सब कुछ सरकार पे भी मैं छोड़ दूं तो मैं कभी कभी मानता हूं कि सरकार के लोगों तक, कान में तक पहुंचाने के लिए जो लोग हैं वो दलाल सरकार के लोगों को भी सही बात नहीं बताते हैं। यह सरकार का काम नहीं है कि राजपथ पे कौन घूम रहा है। क्या यह डिपार्टमेंट बनता और ऐसे तमाम सारे लोगों को स्थापित किया जाता ताकि वो 2 वक्त की रोटी इज्जत से खा पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमारे आम समाज में भी बहुत सारे लोग होंगे जो एक छोटी सी नौकरी ये सोच के दे देते कि भाई ये हम ऊधम सिंह के परिवारों को दे रहे हैं, इसलिए वो काम कितना जानता है कितना नहीं जानता, एक मैसेज जाता, समाज की भी चुप्पी रही। ऊधम सिंह के उस परिवार के लड़के ने आत्महत्या कर ली। यह खबर नहीं बनी। आत्महत्या है। मुंबई में आत्महत्या होने वाली खबर इस देश के राष्ट्र की आत्मा झकझोर देती है। दुनिया में चारों तरफ उसकी चर्चा होती है, उसके बारे में बहुत सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन मेरा अफसोस सिर्फ यह नहीं है कि उसने आत्महत्या की। मेरा अफसोस यह है कि कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग, भारत की सेना पे गोली चलाने वाले लोग, भारत के संविधान, भारत के राष्ट्र को, सनातन को गाली देने वाले लोग, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरगना, उस सरगना की निहायती जिसे कह सकते हैं आप, शर्मनाक, उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हिंदुस्तान का गद्दार, देश का गद्दार, संविधान का गद्दार, उस गिलानी के परिवार के लड़के को 1 लाख रुपए की नौकरी जम्मू कश्मीर की सरकार देती है और किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। इस देश में गद्दारों को पूजा जाता है, इस देश में गद्दारों को ताकत दी जाती है। इसलिए देश में गद्दार और चाटुकार और दलाल और बौने पैदा होते हैं। हमने 70 साल में जो निजाम खड़ा किया है उसमें भगत सिंह पैदा नहीं होगा, उसमें ऊधम सिंह, भाई परमानंद, लाला लाजपत राय पैदा नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। हम नहीं डिजर्व करते ऐसे लोगों के लिए। हम मूसा दुजाना को पैदा करते हैं और उनके मरने पे उनको बड़ा बड़ी रकम भी देते हैं, उनके परिवार वालों को। जो भारत राष्ट्र के खिलाफ बंदूक उठाते हैं उनका महिमा मंडित होता है, उस पे महीनों महीनों डिबेटें चलती हैं टेलीविजन पे। हम बहुत सेलेक्टिव हैं, हम बहुत हिपोक्रेट, मुनाफकत और मक्कार हैं। दुख बात इस बात का नहीं है कि ऊधम सिंह के परिवार को आपने एक 5,000 की नौकरी नहीं दी। जो खुलेआम हाफिज सईद के साथ जाके लाहौर में बैठते हैं, जिनका किरदार पूरी दुनिया को पिछले सालों से पता है, आप उनके बच्चों को भारत सरकार के देख रेख में जो जम्मू कश्मीर चल रही थी, उस जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री ने, उस जम्मू कश्मीर सरकार की मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो एक आतंकवादी संगठन है जो भारत के खिलाफ खड़ी है, उसने 1 लाख की नौकरी दी और यह समाज चुप रहा। यह सवाल क्यों नहीं उठा? ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इसके ऊपर हंगामा क्यों नहीं हुआ? इस पे जम्मू कश्मीर की विधानसभा क्यों नहीं हुई? लोकसभा में जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे उन्होंने इस पे हंगामा क्यों नहीं किया? एक बार तो ऊधम सिंह की वो कहानी सुनाते जो जनपद से चंद किलोमीटर भी नहीं है, चंद कदमों के फासले पे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है। उस पंचायत में तरह तरह की विचारधारा के लोग हैं। एक किसी ने नाम लिया हो कि ऊधम सिंह इस दिल्ली में चंद कदमों के दूर 5,000 की नौकरी मांगते मांगते उसको मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़ गई। लेकिन इस देश में गद्दार फल फूल रहे हैं, खुलेआम गद्दारी करते हैं भारत राष्ट्र के खिलाफ, लेकिन उनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं
कि कोई टेलीविजन निकाल रहा है, कोई अखबार निकाल रहा है, उनको फंड करने वाले इस देश में मौजूद हैं, इस देश के बाहर भी मौजूद हैं। लेकिन इस राष्ट्र को बचाने में जो शक्तियां खड़ी हुई हैं, उनसे कोई ये पूछता नहीं है कि आप अपने जीवन को कैसे चलाते हैं। उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई मदद करने वाला नहीं है। इसलिए सत्ताएं बदलती रहती हैं, व्यवस्था नहीं बदलती, और जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी ऊधम सिंह पैदा नहीं होंगे, भगत सिंह नहीं होंगे, भाई परमानंद नहीं होंगे, सुभाष नहीं होंगे, वीर सावरकर नहीं होंगे, महाराजा छत्रपति शिवाजी नहीं होंगे, खुदीराम बोस नहीं होगा। दलाल पैदा होंगे, दलाल, चाटुकार पैदा होंगे, चोर पैदा होंगे, बौने पैदा होंगे, लुटेरे पैदा होंगे, और कपड़े बदल के पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे। हमने व्यवस्था बनाई है। हम सब कुछ सरकारों के बल छोड़ देते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार समाज का आईना होती है। जब समाज के अंदर चेतना शून्य हो जाती है तो शुद्ध रूप से मक्कार पैदा होते हैं। एक वाइब्रेंट समाज, एक जिंदा कौम जब खड़ी होती है तो दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत भी उसके सामने झुकती है। हमारे देश में उल्टा हुआ, सरकार ने समाज को झुका दिया, क्योंकि समाज सब कुछ सत्ता के इर्द गिर्द रह करके प्राप्त करने में लगा हुआ है। अपने पुरुषार्थ पे, अपनी ईमानदारी पे, अपने कंधों पे उसे यकीन नहीं है। इसलिए सब कुछ प्राप्त करने के लिए सत्ता के साथ जुड़े रहो, जायज नाजायज सत्ता की बातों पे खामोश रहो, चुप्पी साध लो। मेरा काम हो गया, इसलिए मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार एक ही बात का पक्षधर हूं। सत्ता को जिस दिन ये भ्रम पैदा हो गया कि वो समाज को चलाएंगे, उसका कभी नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। मैं कहता हूं समाज को यह भ्रम पैदा होना चाहिए, राष्ट्र की मेजॉरिटी को यह भ्रम पैदा होना चाहिए कि हम जिसको चाहेंगे उसको सत्ता पे बिठाएंगे, हम जिसको चाहेंगे सत्ता से उतार देंगे। जिस दिन भी समाज और सत्ता के बीच में यह सामंजस्य बन गया कि जिन कारणों से हमने तुम्हें सत्ता पे बिठाया है, हमने अपना घर भरने के लिए नहीं बिठाया है, हमने अपने बेटे बेटी की नौकरी के लिए नहीं बिठाया है, ठेके लेने और देने के लिए नहीं बिठाया है, हमने तुम्हें राष्ट्र को बचाने और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए बिठाया है। लिहाजा अगर राष्ट्र का निर्माण सही तरीके से हो, संविधान में जो गलत काम किए गए हैं हो, संसद में जो गलत तरीके से काम किए गए हैं उन्हें ठीक करना हो, कुछ नोटिफिकेशन के माध्यम से इस देश के समाज को बांट दिया हो, तो उनको पहले ठीक करिए, बाकी काम होते रहेंगे। 70 साल से इस देश ने नहीं सोचा सत्ता क्या कर रही है। पहली बार इस समाज को एहसास हुआ है कि सत्ता पे बैठने वाले और समाज के बीच में कुछ दूरी कम हुई है। सत्ता पे बैठने वालों को एहसास है कि 70 साल के बाद क्या वजह है। ये वही समाज है, ये वही लोग हैं जो कल तक किसी और को वोट देते थे। जब इनको सच पता चला तो ये समाज जागृत हो गया और उन्होंने सत्ताएं बदली। और मैं यकीन से कहता हूं, जितना मैं घूमता हूं, जितने लोगों से मिलता हूं, कि आज दिल्ली की गद्दी इसलिए नहीं बदली गई है कि कुछ लोगों को, कुछ संगठनों को कुछ ठेके चाहिए, कुछ पैसा कमाना है। नहीं, इस देश के गरीब से गरीब आदमी ने, जिसको यह भी नहीं पता था कि मुद्दा क्या है, उसे एक ही बार पहली बात समझ में आई,
राष्ट्र खतरे में है, राष्ट्र को बचाने के लिए यही वो लोग हैं जो पहली कोशिश कर सकते हैं। इसलिए जाने अनजाने उसे यह भी नहीं पता कि उसका लोकल एमपी कौन है, लोकल एमएलए कौन है। उसे एक चेहरे पे, एक सूरत पे, एक शख्सियत के ऊपर यह यकीन और भरोसा हो गया कि यह बचा सकता है। उसने कुछ नहीं पूछा, पूरी ताकत से आपको सत्ता में बिठा दिया है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि सत्ताएं आएंगी जाएंगी, लेकिन जब हम अपने पुरुषार्थ को भूलने लगते हैं, जब हम इन बातों को भूल जाते हैं कि आखिर हम कौन थे, कहां से आए थे, तो फिर याद रखिएगा कि ऐसी कौमों को फिर कभी मौका नहीं मिलता। पंजाब के युवा मेरे मित्रों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम मेरे साथियों, मैं बार बार कहता हूं कि आप उस दौर में आए हैं जब आपके पास अपनी बात कहने की ताकत है, फ्री में है, बहुत पैसा नहीं है, ना के बराबर पैसा लगता है। अपने मन के अंदर जो छुपा रखा है सालों से, जो घुटन है अपने अंदर के मन की, जिसे कोई सुनता नहीं था, जिसे कोई छापता नहीं था, जिसे कोई दिखाता नहीं था, क्योंकि इस देश का मीडिया, इस देश का कम्युनिकेशन भी एक तरफा नैरेटिव क्रिएट करता था। इसलिए आपके मन में राष्ट्र के प्रति बहुत कुछ करने की जो तमन्ना थी, जो उत्साह था, आज आपके हाथ में वो ताकत है। अपनी मर्जी से फील्ड चुनिए। कैरियर तो हमने हजारों साल से लोगों के देखे हैं, बड़े बड़े कैरियर बनाने वाले लोग हैं, वो कैरियर बना के चले जाते हैं, लेकिन जो सच में इस देश का कैरियर को ढो रहे हैं, देश उन्हीं से चल रहा है। कैरियर की चिंता मत कीजिए, बड़े बड़े लोग कैरियर बना के वापस लौट आए हैं। कर्नल RSN सिंह जैसा आदमी जो फौज में कर्नल था और रॉ के अंदर थे, संपन्न परिवार के हैं, उनको कुछ नहीं करना है। हजारों लाखों फौजियों की तरीके से वो भी एक थे। निजी तौर पे अपना जीवन एक साधारण आदमी की तरह जीते हैं, लेकिन आज इस देश के सामने आने वाली चुनौतियों को, इस देश की सीमाओं को जिन लोगों से खतरा है, उसके बारे में जो उनकी महारत है, जो एक्सपर्टीज है, वो बहुत कम लोगों की है। ये जो नकली लोग टेलीविजन पे बैठ जाते हैं, अरमा वर्मा टाइप के, ये जो चोपड़ा टाइप के लोग बैठ जाते हैं, ये प्रोफेशनल लोग हैं। ये इनका धंधा है टेलीविजन पे आकर के बैठना, और 2-4 हजार रुपए मिलते हैं वो ले जाते हैं। आज बड़े बड़े कैरियर छोड़ करके लोग नीचे आ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जिसे आज से चंद साल पहले मूर्खों जैसा काम कहा जाता था। कहां आप ये बेकार राष्ट्रवाद की बात में पड़े हुए हैं, कहां देश के उत्थान की बात में पड़े हुए हैं, कहां आप सनातन की बात कर रहे हैं। ये सब छोड़िए, कैरियर बनाइए, पैसा कमाइए, मजे कीजिए। आज आप पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन आपका मकान, आपकी दुकान, आपकी कार, आपका मकान और ये पैसा आपको जिंदा नहीं रख पा रहा। ये पैसा आपकी जान को नहीं बचा पा रहा। इसलिए कोई कैरियर चुने, लेकिन कैरियर का माध्यम सिर्फ इतना ही चुने कि आपका जीवन चले। लेकिन ये जो राष्ट्र के सामने चुनौती है, जो घर के बाहर चुनौती आपके पहुंच गई है, जो दरवाजे पे पहुंच गई है, बड़ी कोशिश की एक पड़ोसी मुल्क ने जो पंजाब को काट करके बना है, उसने एक पूरा मूवमेंट चलाया और आपको भरमा दिया, और एक मूवमेंट के नाम से भारत को कमजोर किया। और जो उनके हेडक्वार्टर हैं, जहां आप लोग नहीं जा पाते हैं, मैं अपने 12 साल के जीवन में बहुत चीजों को नजदीक से देख के आया हूं। वहां यह तय हुआ कि जितनी भी मार्शल रेसेस हैं भारत में,
उनको भारत राष्ट्र के खिलाफ धीरे 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 कन्विंस करके कैसे उनको उनके राष्ट्र के खिलाफ खड़ा करो। और बहाने बनाए गए, उसमें हमारे राजनेता भी शामिल थे, जिसके कारण एक साधारण से आदमी को राजनीतिक एजेंडे के तहत एक आतंकवादी और उग्रवादी बनाया। और कैसे एक इतनी बड़ी सोच को पनपने दिया, क्योंकि हम सो गए, हमने अपनों के बीच काम नहीं किया। और आखिर में एक परिवार के सबसे बड़े लड़के और सबसे छोटे लड़के के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी कि आज वंकबूर के अंदर मैं बहुत सारे नारे सुनता हूं। आज लंदन की सड़कों के ऊपर अपनी ही रूट्स को, अपने ही दादे परदादों को गाली देने में लोग गर्व महसूस करते हैं। वो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को भूल गए, वो साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह की कुर्बानी को भूल गए, वो शीशगंज को भूल गए, वो गुरु अर्जन देव की कुर्बानी को भूल गए। इसलिए सत्ता और पैसे के स्वार्थ में जीवन बहुत समय तक नहीं चलता है। जिन सरकारों ने, जिन ताकतों ने आज आपको पैसे के बल पर अपनों से के खिलाफ खड़ा कर दिया है, वही ताकतें, याद रखिएगा, आपको समाप्त करने के लिए किसी और को खड़ा कर देंगी। तब आपके जो छूटे हुए भाई हैं वो बचाने के लिए इसलिए नहीं आ पाएंगे कि आपने उनको पहले समाप्त कर दिया है। वो आपको ऐसा निहत्था और अकेला करेंगी कि जिस दिन आपकी जरूरत समाप्त हो जाएगी उस दिन वो आपको समाप्त कर देंगे। ये एक लंबा षड्यंत्र है जिनका पूरा इतिहास सिखों के कत्लों से भरा हुआ है, जिन्होंने अपनी आंखों से तमाम सारे वो कत्ल देखे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि युवाओं, खासतौर से पंजाब के युवाओं से कहता हूं, मैं एक किताब आपको बताता हूं। ये किताब थोड़ा रेयर है लेकिन मिलेगी। हमारे पुरखों ने लिखी है, हमारे बाप दादाओं ने लिखी है। वो किसी राजनीतिक दल में नहीं है आज, वो किसी विचारधारा में नहीं है। उन्होंने जो देखा वो लिखा है। उस किताब का नाम है मुस्लिम लीग अटैक्स ऑन सिख्स एंड हिंदू इन पंजाब। मुस्लिम लीग ने सिखों और हिंदुओं के ऊपर कैसे हमले किए, यह किताब का नाम है। इंग्लिश में टाइटल है मुस्लिम लीग अटैक्स ऑन सिख्स एंड हिंदूज इन पंजाब। किताब के राइटर का नाम है गुरबचन सिंह तालिब। इनका कोई वंशज राजनीति में नहीं है। उस किताब को पढ़िए, गुरु गोविंद सिंह को याद कीजिए, उनके पुत्रों को याद कीजिए, बंदा बहादुर को याद कीजिए, भाई मतीदास को याद कीजिए। ये कौन थे, कहां से आए थे? ये सब सनातन धर्म के पुत्र पुत्रियां थे। सनातन पे संकट आया, लुटेरों, बदमाशों, बलात्कारियों ने जब मुगलों की शक्ल में इस देश के ऊपर सनातन पे हमला किया, भारत पे हमला किया, तो हमारे ही परिवार के मेरे भाइयों, पंजाब के तमाम बुजुर्गों के साथ बैठें, पता करें कि चंद लोगों ने कैसा खेल खेला है, कैसा नशा आपको दिया है कि आप अपनी पहचान, अपना अस्तित्व, अपनी उत्पत्ति सबको भूल के खड़े हो गए हैं। और किसके साथ खड़े होने जा रहे हैं? जिन्होंने मेरे बाप दादाओं पुरखों को और मेरे परदादाओं को मारा है, मजहब के नाम पे मारा है। उनका कोई कसूर नहीं था। यह कल की कहानी है, कोई पुरानी नहीं है। किसी राजनीतिक दल ने किसी एजेंडे के तहत सिखों के साथ कोई जघन्य अपराध किया है, यह राष्ट्र आपके साथ खड़ा हुआ है, यह समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। किसी पार्टी के गुंडे, किसी पार्टी के लोग अगर किसी के साथ जघन्य अपराध करें तो वो समाज जिम्मेदार नहीं हो सकता।
मैं अपने युवा काल में जब पंजाब खेलने गया, जब पंजाब की सड़कों से गुजरा और लोगों को पता चला ये बच्चे किसी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, मुझे ढाबों पे लोग जब रोकते थे तो कहते थे अरे बादशाह भाई खूब दूध पियो, खूब खाना खाओ। कोई मुझसे पैसा, हमारे किसी साथी से पैसा नहीं लिया। वो खाना खिला करके, दूध पिला करके उनको लगते थे कि वो भारत राष्ट्र के युवाओं को ताकत दे रहे। उसको ये भी नहीं मालूम हम कौन हैं, कहां से आए हैं। उसको मालूम है ये खिलाड़ी हैं, देश का नाम ऊंचा करेंगे। मैं उस पंजाब को ढूंढ रहा हूं। मैं उस पंजाब को पंजाब होते हुए देखना चाहता हूं। मैं उस पंजाब को मरते हुए नहीं देखना चाहता, जो रिस रिस कर पंजाब की जवानी एक बड़े एजेंडे के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत उसे मीठा जहर दिया जा रहा है। उसके पुरुषार्थ को समाप्त कर दो, क्योंकि यही वो बहादुर हैं जिन्होंने 71 में, 65 में धूल चटा दी दुश्मन को और बता दिया कि भारत की धरती पर अगर तुम्हें हमला करना है तो पहले अमृतसर के अंदर हम अमृतधारी लोगों से तुम्हें सामना करना होगा, तब दिल्ली पहुंचोगे तुम। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो दिल्ली में झंडा फहराना चाहते थे, जो कहते थे कि सुबह लाहौर में नाश्ता करेंगे, दिल्ली में दोपहर का खाना खाएंगे, आपने नाश्ते के बाद जब वो चलने को हुए तो दिल्ली तक नहीं पहुंचने दिया था आपने। वो जानते थे कि बहादुर लोग हैं, इसलिए उन्होंने 71 की लड़ाई के बाद ये रणनीति बनाई कि इस देश को जो पुरुषार्थी लोग हैं, जो मार्शल रेस हैं, जिनका धर्म इस राष्ट्र को बचाने और दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, दुनिया में एकमात्र धर्म जो सनातन है, उसको बचाने के लिए यही लोग सबसे पहले आगे आएंगे। ये सिर्फ इनके पास बंदूक की ताकत नहीं होती, उस AK-47 की ताकत नहीं होती, इनके अंतर मन में, इनके आत्मबल में हजारों करोड़ों गुना बारूद भरा हुआ है। ये अपने हाथों से ही मार देंगे, बंदूक की जरूरत तो बहुत बाद में पड़ती है। तो आपको धीरे 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 एजेंडे के तहत और दिल्ली में बैठने वाली दलाल सत्ताओं ने अपने स्वार्थ के लिए उनको ये सब करने दिया, और हमने देखा कि किस तरीके से एक एक करके पंजाब को पहले कमजोर किया। दिल्ली के नेताओं ने 1984 में दिल्ली में हिंदू नहीं, बहुत सारे लोग अपने मुंह पे नकाब लगा करके 1947 का बदला सिखों से लेना चाहते थे। ये मजहबी ताकतों ने जिस तरीके का हिंदू की आड़ में 1984 में जो जघन्य अपराध किया, उनको मालूम था कि कांग्रेस पार्टी को गुंडों की जरूरत है। ये गुंडे कहां से आए थे? ये सीलमपुरी से आए थे, ये जाफराबाद से आए थे, ये ओखला से आए थे। इन गुंडों ने अपने मुंह पर कपड़े बांधे और हिंदू का नाम लेकर के सिखों को मारा, जलाया, और वो दूरी को बढ़ा दिया। ये एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी कुछ मजहबी लोगों ने कि हिंदू का नाम लेके मारो, और ये बताओ कि देखो साहब, एक प्रधानमंत्री को मार दिया है तो हिंदू कितना नाराज है। ये हिंदू नाराज नहीं था, ये एक पार्टी के गुंडे थे, बाकायदा हायर किया गया। वो बात अलग है कि अब उनमें से बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कुछ सत्ता पे थे, कुछ सत्ता के बाहर थे। बाकायदा जो कत्लो गारत के माहिर हैं, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को उतार दिया, जिन्होंने उनकी गर्दनें काट थी, उन्हीं लोगों को बुलाया कि यही लोग काम करेंगे, इनकी पहचान ना पता चले, इसलिए नकाब लगा लगा करके तमाम समय हमने सीलमपुरी, त्रिलोकपुरी के अंदर सिखों का नरसंहार कराया और किसी के माथे पे मर दिया कि साहब भारत के हिंदू ने जो है सिखों को मारा है, क्योंकि प्रोपेगेंडा वहां भी चला सीमा के पार से, और यहां दिल्ली में भी लोग बैठे थे। जब प्रधानमंत्री आपके नेशनल चैनल पे आके कहता है कि जब एक बहुत बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी बहुत धरती हिल जाती है,
तो जिन चंद लोगों का नाम सुनते हैं आप, कोई सज्जन कुमार है, कोई जगदीश टाइटलर है, सिर्फ यही लोग थे। जमीन पे काम करने वाले कौन थे? क्योंकि उनको मालूम था यह एक ऐसा मौका है कि इस मौके में जो 1947 में हमारे साथ हुआ है, जो 1947 में सबसे ताकतवर कौम थी, जिन्होंने पाकिस्तान बनने से रोका, जिन्होंने जो यहां हत्याएं कर रहे थे उनकी हत्याएं की, इनसे बदला ले लो, लेकिन नकाब लगा करके बदला लिया ताकि उनका पहचान और उनका मजहब का पता न चले। और यह बात मैं इस तथ्यों पे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि इस देश में मुसलमान एक बहुत बड़ा परिवार का एक सदस्य है, जो लॉ मिनिस्टर भी बना, जिसके नाना इस देश के राष्ट्रपति थे, जिसके पिता इस देश के गवर्नर थे। उसने बहुत खामोशी से जो मंसूबा कांग्रेस के अंदर के मक्कारों ने 1984 में गढ़ा था, उसने अपनी किताब में बहुत हल्के से लिख के चला गया। किसी कांग्रेसी ने सवाल नहीं पूछा, किसी देश की पार्टी ने सवाल नहीं पूछा। इसीलिए मैंने कहा राष्ट्र के और सनातन के दुश्मन आपके बीच में हैं, आप ही के भेष में हैं, पहचानिए। सलमान खुर्शीद ने 1984 के इस नरसंहार के ऊपर के बारे में किताब लिखी है, एट होम इन इंडिया, द रीस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम, रिटन बाय सलमान खुर्शीद, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, एंड ए वेरी लीडिंग लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द सोनिया गांधी कैबिनेट। पेज नंबर 144 पर वो शख्स लिखता है कि जिस वक्त दिल्ली में हिंदू और सिख हिंदुओं को सिख मार रहे थे, देखिए उसने क्या शब्द इस्तेमाल करा है और कितनी तेजी से यह किताब लिखी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उन मजहबी ताकतें जो सीलमपुरी और जाफराबाद जैसी जगहों से ढाटा बांध के आई थी, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पे एहसान भी करेंगे कि देखिए हमने तो आपके मंसूबे पूरे कर दिए। लेकिन उन मंसूबों से ज्यादा उनके अंदर जो रंजिश थी, जो गुस्सा था, जो नफरत थी सिखों से, उसको अंजाम दिया। और ऐसा मौका उन्हें कहां मिलता कि मर्डर करने वालों का मजहब कुछ और था और इल्जाम कुछ धर्म के लोगों पर लगा दिया। और जो लीडर बैठे हुए थे वो इसलिए नहीं बोले क्योंकि उन्हें सत्ता प्यारी थी, कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए और कुछ बचे हुए हैं। उस किताब के 144 नंबर पर उस पृष्ठ पे लिखता है सलमान खुर्शीद कि 1984 में जब दिल्ली में सड़कों पर सिखों को हिंदू मार रहे थे तो लिखता है कि मुसलमान बहुत खुश था, दे वर वेरी सेटिस्फाइड, बड़े संतुष्ट थे मुसलमान। क्यों संतुष्ट थे? आगे लिखता है इसलिए कि यही वो दो कौमें हैं, सिख और हिंदू, जिन्होंने पार्टीशन के वक्त मुसलमानों का कत्ल किया था। कितनी मक्कारी से इस इंटेलेक्चुअल ने किताब लिख करके मुसलमानों ने 1984 में जो अपने चेहरे छुपा कर के और नकाब बांध करके सिखों के नरसंहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसके बाद गायब हो गए। कांग्रेस पार्टी को लगा ये बहुत बड़ा काम हो गया है क्योंकि हमारी पार्टी का प्रधानमंत्री मर गया है। प्रधानमंत्री आकर के राष्ट्रीय चैनल पे कहता है एक पेड़ गिरता है तो थोड़ी बहुत जमीन हिल जाती है, लेकिन जमीन को हिलाने वाली ताकतों ने ही शाहीन बाग पे सड़क रोकी। उन्हीं ताकतों ने खामोशी से दिल्ली में एक तरफा दंगा किया। उन्हीं ताकतों ने किस तरीके से एक आईबी मार दिया। अब तमाम आप रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट आएगी, कोर्ट जाएगा, एफआईआर हुई, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जिन लोगों को चौराहे पे खड़ा करके आधे घंटे में मार देना चाहिए, उन लोगों को आधी आधी सदी तक इस देश के टैक्स से पलने वाले, जेलों में रहने वाले, पेरोल पे छूटने वाले ऐसे गद्दारों को सरकारें छोड़ देती हैं। और आपकी खामोशी ने, आपकी इसी खामोशी ने कोयम्बटूर के बम धमाकों का मास्टरमाइंड अब्दुल नजीर मदनी, 54 हिंदुओं की हत्या हुई थी उस बम धमाके में। केरला की असेंबली में लोगों ने कहा ये तो एक ऐसा समाज है अपने कातिलों को भी भूल जाता है, गद्दारों को भी भूल जाता है और फिर दोबारा से रोटी पानी में लग जाता है। वो भूल गए और जब मौका मिला
तो वो मुस्लिम लीग जिसने भारत को 2 हिस्सों में बांटा था, उस मुस्लिम लीग ने वहां की मक्कार एक सरकार वामपंथ के साथ मिलकर केरला असेंबली में एक प्रस्ताव लाए कि अब्दुल नजीर मदनी को अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जेल में है, उनका बड़ा अच्छा बर्ताव रहा है, अच्छे बर्ताव पे इसको छोड़ देना चाहिए। ये ताहिर हुसैन, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए की शक्ल में बैठे हुए इस देश के गद्दार, इस राष्ट्र के गद्दार, हिंदू के गद्दार, हिंदुस्तान के गद्दार, ये इस व्यवस्था को उठा करके इन असेंबलीज में घुस करके, इस संसद में घुस करके जो जघन्य अपराध कर रहे हैं उनको पहचानिए। लिहाजा 1984 में जिन गुंडों ने किया है वो गुंडे आदर्श हो गए, क्योंकि उनकी पहचान को छुपाया गया एजेंडे के तहत। उन्हीं ताकतों ने क्या किया, ये बात मैं इसलिए सिलसिलेवार बताता हूं कि किसी पार्टी का मैं के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर उस वक्त जो थे उनको मैं जरूर एक्सपोज करूंगा। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं मजहबी ताकतों ने आपकी उस वक्त की सरकारों को दबाव बनाया और 1993 में सिखों के साथ दूसरा जघन्य अपराध किया, जो सिखों को बेचारों को पता नहीं चल पाया। मैं जानता हूं उसकी लड़ाई मैंने शुरू की है। बंगाल के शूरवीरों, बंगाल के बहादुर युवाओं, मैं रहूं या न रहूं ये महत्व नहीं है। आरएसएन रहे न रहे, जीडी रहे न रहे, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, कैप्टन सिकंदर रिजवी, अंकुर शर्मा, प्रोफेसर कपिल कुमार, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह, ये तमाम सारे लोग सब जाएंगे, सबका जाने का समय आने वाला है। सब अपना जीवन करीब करीब जी चुके हैं अपने जीवन में रहते हुए, और आज भी आपको वो बताना चाहते हैं जो कोई बताएगा नहीं। ये इसलिए बताना चाहते हैं कि उनका कोई स्वार्थ नहीं है। ये सब हम जानते हैं कि हमारे सामने ही देश में बहुत से बदलाव नहीं होंगे, कुछ बदलाव हमारे जाने के बाद भी होंगे, लेकिन हम इस लालच में नहीं परेशान हैं कि हमारे ही सामने हो, हमें ही क्रेडिट मिले और हमें ही सम्मान मिले। हमें कोई सम्मान नहीं चाहिए, हमें कोई सम्मान नहीं चाहिए भाई। हमने ये रास्ता किसी से पूछ करके नफे नुकसान के लिए नहीं चुना था कि इस रास्ते को चुनने का अंतिम पड़ाव जो है संसद होती है। संसद में जो लोग बैठे हुए हैं, समाज ने जो काम सौंपा है वो कर रहे हैं, और अगर कुछ काम स्लो कर रहे हैं तो समाज को उन्हें याद दिलाना है कि जल्दी करें, जल्दी करें, समय निकल जाता है, फिर सिवाय अफसोस के कुछ नहीं रहता। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, ये ध्यान रखें। बहुत लोगों के बड़े सारे मंसूबे होते हैं, लेकिन वो समय से पहले चले जाते हैं, और बहुत कुछ बड़ा करने वाले होते हैं, लेकिन मंसूबे रह जाते हैं। लिहाजा जो कर देंगे वही फाइनल है, वही हो गया। आपके मन में क्या है, आप कब करेंगे, वो आपके मन में है। लिहाजा बहुत सारे काम हैं, उनको करें। इसलिए मैं कहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किस पार्टी के हैं ये मेरे लिए महत्व नहीं है। आज के युवाओं से कहता हूं, जरा अमरिंदर सिंह, उस बहादुर, उस ईमानदार, साहसी, पुराना भारत की मिलिट्री का बहादुर आदमी, योद्धा आदमी, उसने तलवार भी चलाई है, उसके परिवार के लोगों ने गोली भी चलाई है, और अमरिंदर सिंह ने अपनी कलम भी चलाई है। कुछ किताबें आपके बुजुर्गों ने लिखी हैं। उस जमाने किताब लिख के जाने का मतलब होता था आने वाली जनरेशन ने, हमने जो देखा है, हमने जो समझ रहे हैं, उसको हम लिख के जा रहे हैं ताकि वो भूल न करें। जो किताबों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से हम पहुंचाते हैं अगली जनरेशन के लिए, उस जमाने किताबें एक माध्यम थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक किताब जरूर पढ़ें, और उस किताब के अंदर जो लिखा है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा है, जो 24 कैरेट का सनातनी सिख है। उसको अपने होने न होने पे कोई नहीं, उसको अपने पूर्वजों पे गर्व है, अपने पे गर्व है। और ऐसे ही बहादुर पैदा करें तो वो किसी भी पार्टी में बैठें, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनकी आवाज जब खुले तो ये लगे कि ये तो पार्टी से बहुत ऊपर है।
उनकी किताब लिखी है उन्होंने। उस किताब का नाम है द लास्ट सनसेट। द लास्ट सनसेट। और नीचे लिखा है द राइज एंड फॉल ऑफ द लाहौर, द राइज एंड द फॉल ऑफ लाहौर दरबार। राजा रणजीत सिंह की जिस वक्त मृत्यु हुई है, ये वैंकूवर में और लंदन की सड़कों पर एक देश की मांग करने वाले और सनातन को गाली देने वाले लोग बहुत बेवकूफ हैं, भोले हैं, भटके हैं, किसी लालच के कारण ऐसा कर रहे हैं। उन्हें किसी ने ईमानदारी से बताया नहीं, उन्हें किसी ने ईमानदारी से इतिहास को बताया नहीं है, इसलिए देश के दुश्मन और सनातन के दुश्मनों ने उनके अंदर एक गलतफहमी भर दी है। और शायद सत्ताधारियों से होने वाली गलती के कारण वो सत्ता से ज्यादा अपने ही समाज के खिलाफ खड़े हो गए हैं। राजा रणजीत सिंह ने जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके सीने पे क्या रखा हुआ था, ये सच बोलने की हिम्मत करो यार। राजनीतिक स्वार्थ के लिए तुम कुछ भी बदल दो, कोई परिभाषा बदल दो, मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यथार्थ यथार्थ है। गुरु ग्रंथ साहब को नहीं बदल सकते। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में जो कुछ भी लिखा है, जो गुरबाणी उसमें लिखी हुई है, उसको भी बदल दोगे क्या तुम? बाप को बदला, दादा को बदला, स्वार्थ के लिए तुमने अपने धर्म को बदला, स्वार्थ के लिए तुमने अपने पूर्वजों को गाली बकी। लेकिन मेरे भाई, क्या गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी लिखी हुई परिभाषा को, शब्दों को बदल दोगे तुम? इसलिए मैं कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो इस समय वर्तमान में वहां के वजीर आला हैं, उनकी किताब पढ़ें। उस किताब का नाम मैं फिर दोबारा से बता रहा हूं, और किताबों का जिक्र बार बार इसलिए करता हूं कि आज के दौर में सिर्फ भारत माता की जय करने से भारत माता मजबूत नहीं होगी। भारत माता की जय करने से ज्यादा अच्छा है उन ऊधम सिंह बनिए, भगत सिंह बनिए, भाई परमानंद बनिए। अगर आपकी ताकत चिल्लाने में लगता है कि चिल्लाने से कुछ होगा, तो चिल्लाने की जब जरूरत हो तब चिल्लाइए, लेकिन मन में लक्ष्य क्या है उस लक्ष्य को पैदा कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि उनकी किताब है द लास्ट सनसेट, महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर लिखी हुई किताब है, और उसका सेकंड टाइटल है द राइज एंड फॉल ऑफ द लाहौर दरबार। राजा रणजीत सिंह की जब मृत्यु हुई थी तो तीनों रानियों ने सती हो गई थी, और राजा रणधीर सिंह की जब मृत्यु हुई तो उनके सीने पर जो किताब रखी थी वो गुरु ग्रंथ साहब नहीं था। राजा रणधीर सिंह के सीने पे जो किताब वो पढ़ते पढ़ते जब सोते में उनकी मृत्यु हुई है, तो उनके सीने के ऊपर गीता रखी हुई थी, क्योंकि राजा रणधीर सिंह को कंफ्यूजन नहीं था। वो किसी सत्ता की लालसा में, कुछ पैसे की लालसा में नहीं थे। लालच, स्वार्थ और डर, ये सनातन के सबसे बड़े पुत्र जिसको हम सिख के नाम से जानते हैं, उसके जीने का हिस्सा ही नहीं था। जिसमें स्वार्थ हो, लालच हो, डर हो, ये सनातन के सबसे बड़े पुत्र में कभी नहीं था। इसीलिए सनातन के उस बड़े पुत्र को आक्रांता मुसलमान मुगल बादशाहों से, लुटेरों से, बलात्कारियों से लड़ने के लिए उस परिवार ने एक पुत्र दिया कि ये सनातन की राह, और सब अपनी स्वेच्छा से गए। याद करें वो लोग जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र 9 साल के और 6 साल के जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जब दीवार में चिनवाया गया था, तो कौन वो शख्स था जिसने उसके बाद अमृत चखा और अमृत चखने के बाद कहा कि इन पुत्रों के हत्यारों का मैं बदला लूंगा, और जिसने
उस बच्चों को दीवार में चिनवा दिया था, एक युद्ध में उनकी गर्दन उसने अलग कर दी। और वो भाई जो सनातनी, जिसे आप हिंदू कहते हैं, अमृत चखा, कृपाण धारण की, केश धारण किए, कंघी धारण की, कड़ा धारण किया, और उसके बाद उसने उस बादशाह को, उस फौजी को कत्ल कर दिया। आज उसकी कहानी जीवित है। अगर आप लोग ये सुनना चाहते हैं कि अगर हमारे ऐसे बहादुर लोगों की कहानी न सुनाई जाए तो आज के लोग कैसे युवा बनेंगे। कभी दिल्ली में पंजाब के लोग आए, कहीं जाते हैं, आपकी मर्जी है जहां जाएं। दिल्ली में एक जगह है मंडी हाउस। मंडी हाउस के मेट्रो के जो स्टेशन है उसके 2 स्टेशन हैं, एक हिमाचल भवन की साइड में है और एक नेशनल फॉर ड्रामा की साइड में है। जो हिमाचल भवन बना हुआ है उसके बराबर में जो मंडी हाउस का मेट्रो का स्टेशन है उसमें एक आदमकद मूर्ति लगी हुई है, आदमकद मूर्ति लगी हुई है। उसे बंदा बहादुर कहते हैं। जब जब लोग निकलेंगे तब देखेंगे ये कौन है। मैं इसीलिए बार बार पूरे देश में एक मुहिम चला रहा हूं जिसमें मुझे पंजाब के बच्चों की बहुत जरूरत है। इस मुहिम के लिए आपको रास्ते नहीं रोकने हैं, कोई हथियार नहीं उठाना है, किसी को गाली नहीं देनी है। आप कहिए कि अगर भारत में हमें कोई बाल दिवस मनाना है, बच्चों के बीच में, बालकों के बीच में, चिल्ड्रंस के बीच में हमें अपने इतिहास के पुरुषार्थ को, उस बहादुरी को, उस साहस को, उस करेज को, उस वैलर को अगर बताना है तो क्या हमारे पास ऐसे साहसी लोग नहीं थे? ऐसे लोग नहीं थे जिनका नाम लेने से दुश्मन की रूह कांप जाए? अगर हम बहादुरी की बात करते हैं, बच्चों को बहादुर बनाना चाहते हैं, तो हम किसी कायर के, किसी ऐसे आदमी के जन्मदिन जो खुद पूरे जीवन जिसने कायरता से गुजारा हो, जो अपने गोरे साहब की परिभाषा को लिखता हो, उनके रहमो करम पे भारत का प्रधानमंत्री बना हो, तो 14 नवंबर को भारत के अंदर क्यों चिल्ड्रंस डे मनाया जाएगा? अगर चिल्ड्रंस डे मनाना है तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने जिस वक्त उनसे यह कहा गया, सरहिंद के नवाब ने कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, 6 साल का फतेह सिंह और जोरावर सिंह दोनों ने बड़ी आंखों में आंखें डाल के कहा कि हम वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानते। उन्हें हुक्म हुआ कि अगर तुमने अपना मजहब बदल के अगर हम इस्लाम कबूल नहीं किया तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। उन्होंने कहा एक नहीं 1000 बार गर्दन कट जाए, हम वाहे गुरु के पुत्र हैं, डर हमारा कोई सामना नहीं कर सकता, आपको जो करना हो करिए, हम कोई मजहब नहीं बदलेंगे। और इस हुक्म के बाद उन दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। दोनों बच्चों ने, उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली, कोई रोने की आवाज नहीं आई, और उसके बाद दोनों की मृत्यु घोषित हो गए। और 26 दिसंबर को उन दोनों की मौत हुई, शहीद हुए, बलिदान दिया उन्होंने। क्या 26 दिसंबर को भारत में चिल्ड्रंस डे नहीं मनाना चाहिए? बाल दिवस नहीं मनाना चाहिए? लेकिन कौन मनाता? सवाल यह है। क्योंकि अगर इस देश के बच्चों को यह बताया जाता कि तलवार की जोर पर एक मजहब आया था, उस मजहब के राजा बादशाह आए थे, उन्होंने गुरुद्वारे तोड़े, मंदिर तोड़े, लूटा, लेकिन कन्वर्जन भी किया, तलवार के जोर पे किया, तो हमारे आज के बच्चे भ्रमित नहीं होते। यह लव जिहाद नहीं होता, यह लैंड जिहाद नहीं होता, क्योंकि यह कहानी नहीं सुनाई, क्योंकि यह कहानी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सिलेबस का हिस्सा है चाचा नेहरू। किसके चाचा थे? किसने उन्हें चाचा बनाया? हमारे सिलेबस का हिस्सा है बिना खड़ग बिना ताल दे दी तुम्हें आजादी, साबरमती के लाल ने। ये जलियांवाला बाग, ये ऊधम सिंह, ये भगत सिंह, ये 21 लाख लोगों की कुर्बानी
ये 26,000 इंडियन नेशनल आर्मी के, सुभाष चंद्र बोस की आर्मी की, आजाद हिंद आर्मी के लोग और फौजियों के 26,000 लोग मारे गए। ये मेरठ से लेके मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ होते हुए पूरी बेल्ट में लोगों की लाशों को पेड़ों पे लटका दिया गया। ये सब बिना खड़ग, बिना ताल, ये झूठे और मक्कारों ने इस देश में शौरवीर पैदा ना हो, इस देश के बच्चों को अपना साहस, अपना इतिहास ना पता चले, अपने पूर्वजों का बलिदान ना पता चले। तो कहा गया कि हमने चरखे को काटा तो चरखे से अंग्रेज डर गए और भाग गए और आजादी मिल गई। आजादी मिली नहीं, अंग्रेजों ने जाने के बाद अपने दलालों को सत्ता पे बिठाया और उन दलालों ने बहादुरों को समाप्त करने के लिए क्या किया कि सुभाष चंद्र बोस को तो उन्होंने पहले ही समाप्त कर दिया। सन 1958 तक सुभाष चंद्र बोस का जो बचा हुआ परिवार था उसकी सर्वेलेंस होती थी, उसकी जासूसी होती थी और उन्हीं के वंशजों ने 1984 कराया। और अभी आत्मा नहीं भरी उनकी, उनको लगा नहीं, अभी सिखों में बड़ी ताकत है। उनके वेलोर को कमजोर करने के लिए जो उनको रूट थी वो रूट काटी गई, जिसके खिलाफ आज मैं पूरे देश में पूरा एक मोमेंटम खड़ा करने वाला हूं, एक मूवमेंट खड़ा करने वाला हूं, उसको पूरी ताकत देने वाला हूं और सत्यों पे, तथ्यों पे, संविधान और वो जो गजेटेरियन पास हुआ है उसके सारे तथ्यों के बात में बात करता हूं। मेरी बात में रिटोरिक्स नहीं होता। 1993 में कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के ऊपर एक दबाव डाला गया। 1984 में जिन्हें हमने एक तरफा जिन्हें मारा था, जिन्हें हमने समाप्त करने की कोशिश की थी, वो समाप्त नहीं हुए। इनकी जो रूट है, जो ताकत है, उससे इन्हें काटो। तो 84 के बाद सलमान खुर्शीद ने जो लिखा वो सबको पता है। आज तक दुनिया के बड़े बड़े कमीशन बनते हैं, इस कमीशन के षड्यंत्र का आज तक पता नहीं चला। ये वैसे ही षड्यंत्र का पता नहीं चल रहा जैसे माधवराव सिंधिया 5 देश के पत्रकारों के साथ अपने नए जहाज में बैठ के उड़ा और वो जहाज को क्या हुआ और वो मर गए। नहीं पता चला कि जयपुर से दिल्ली के बीच में वो जो सड़क पे भारत का पूर्व गृह मंत्री था, जो प्रधानमंत्री का बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था, आज तक उसकी मौत हुई, ना उसका पोस्टमार्टम हुआ और ना ही किसी को पता चला। इसी तरीके से बहुत से लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। वो गद्दार छुप गए, फिर निकले, फिर बाहर आए और 93 में उनकी सत्ता आई। तो आपने 93 में एक खेल खेला जिनका इस्तेमाल 1984 में ये जाफराबाद और ये सीलमपुर से निकलने वाले जिहादी मुसलमानों का इस्तेमाल आपने नकाब लगा के करवाया था 1984 में। आपको उनको कुछ पुरस्कार देना था। तो कितने शातिर लोग हैं। 1992 के अंदर आपने, आपके प्रधानमंत्री ने, पता था आपको क्या हुआ और 93 में सरकार का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और वो नोटिफिकेशन ये निकला कि इस देश में 5 मजहब के मानने वाले लोग माइनॉरिटी में हैं। बिना किसी को शोर किए हुए आपने, बिना परिभाषित किए हुए, बिना इसका बेसिस तय किए हुए कौन माइनॉरिटी में है कौन नहीं है, आपने कहा मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी और बौद्ध। आपने बहुत शातिर तरीके से इस देश में 25 से 30 करोड़ मुसलमानों को, जो 1984 में उन्होंने आपका काम किया था, उनको आपने पुरस्कार के तौर पे कहा ये माइनॉरिटी हैं, इनको हमें विशेष रियायतें देनी हैं, इनको करोड़ों का बजट देना है, लाखों वजीफे देने हैं, इनको मजबूत करना है। और साथ साथ दूसरी तरफ क्या किया कि जो सिख, जो सनातन का हिस्सा था,
धीरे से उसे एक मजहब घोषित करके आपने माइनॉरिटी में कहा ये अलग लोग हैं, सिख एक अलग मजहब है। जो एक पंथ था, जो सनातन का पंथ था, जैसे जैन है, आपने धीरे से सिखों को हिंदुओं से अलग करा। और आज तक हम मिसाल देते हैं कि सिख का मतलब होता है साहस। आज तक पूरी दुनिया में कोई भिखारी सिख नहीं मिला। किसी भिखारी को हमने नहीं देखा कि वो सिख हो। एक ऐसी कौम को इमदाद पे पालने के लिए मजबूर करके उनके साहत, उनको पुरुषार्थ, उनके मान सम्मान को तोड़ने की कोशिश की गई कि इन्हें बताया जाए कि तुम कमजोर हो और तुम हमारे पैसे से पलोगे। तो मुसलमानों को पुरस्कार दिया 1984 का, और सिखों को और अलग कर दिया और कमजोर कर दिया। और आज भी सिखों को दुनिया के किसी माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से मिलने वाली चंद इमदाद की जरूरत नहीं है। ये वो कौम है, जब बर्बाद हो गई थी, दिल्ली आई थी, इन्होंने दोबारा से दिल्ली को खड़ा कर दिया। और आज भी पूरी दुनिया में भीख नहीं मांगते हैं। आज भी लंगर इनका लगता है, उसमें गैर सिख हजारों लाखों खाना खाने जाते हैं। उन्होंने भीख मांग के, चंदा बना करके कुछ बड़े बड़े मकान नहीं बनाए। आज भी मानवता की सेवा करने में उनका नाम सबसे आगे है। ये ठीक है कि कुछ भटक गए हैं, कुछ को भटकाया गया है, उनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है। इसलिए एक नहीं, पूरा देश, सरकारों की बात छोड़ दीजिए, सरकारों को छोड़ दीजिए, सरकार का अपना एजेंडा होता है। लेकिन हम सरकारों को भी कोई ऐसा फैसला नहीं लेने देंगे जो सिखों के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, इस राष्ट्र के खिलाफ हो। और इन सरकारों को एहसास है, क्योंकि आपने पहली बार किसी सरकार को यह भरोसे के साथ बिठाया है कि ये 90 करोड़ हिंदू और सिखों का वोट है। ये किसी मक्कारों, जिहादी और आतंकवादियों के वोट से आप नहीं जीते हैं। मैं इस बात को कहूंगा, चाहे किसी को पॉलिटिकली करेक्ट लगे या ना लगे, क्योंकि मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहता। हमने आपको जिस पर्पस से बिठाया है, वो पर्पस है कि संविधान में जो है उसको पूरा करो। यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ। 42वें संशोधन के माध्यम से सरकारों को यह आदेश दिया गया है कि आप जनसंख्या नियंत्रण को काबू करें। और एक रिपोर्ट यह कहती है कि अगर भारत का जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो ये पानी समाप्त हो रहा है, ये जमीन समाप्त हो रही है। ये जो लातादाद बच्चे पैदा करके जमहूरियत के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से, वोट की ताकत के माध्यम से, जिस वोट में क्वालिटी की नहीं क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, इसके ऊपर काबिज हो। इस रेस में भारत की धरती एक्सपेरिमेंट नहीं बनने देगी। ये एक्सपेरिमेंट भारत की धरती पे नहीं होगा। जिसे करना है वो बांग्लादेश में करे, वो पाकिस्तान में करे, वो ईरान में करे, वो तुरान में करे, वो बगदाद में करे, वो जहां दिल चाहे करे। भारत की धरती अब ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट को नहीं करने देना चाहती। कि ये जो आवाजें इस देश में उठ रही हैं कि हमको चाहिए जिन्ना वाली आजादी, तो जिसको जिन्ना की वाली आजादी चाहिए उसे पहले जिन्ना के पास पहुंचा दिया जाए, ताकि जिन्ना से वो मिलके आए और उसके बाद आजादी मांगे। ये आजादी की आड़ में, ये लिबरलिज्म की आड़ में, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में, ये विचारधारा की आड़ में इस देश को अब बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। हमने देखा कि एक राज्य है जहां मुसलमान सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में हैं, उन्हीं लोगों ने संविधान अलग, विधानसभा अलग, झंडा अलग, कानून अलग, भारत राष्ट्र की न वहां पे संविधान जा सकता था। भारत राष्ट्र को कश्मीर में जाने से धारा 370 और 35 पे जोड़ती थी। बहुत सारे बड़े मक्कार हैं, बड़ा बुरा लगता है। 370 का गाना तो हमने 70 साल से गाया, लेकिन बहुत से लोगों ने 35 ए को छुपाया भी, और अब क्रेडिट लेने के लिए सुबह शाम परेशान रहते हैं। हमें क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि हम ही ठेकेदार हैं। ये हिंदुओं की ठेकेदारी, ये सनातनियों की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है, सनातनियों के समाज के पास है। बड़े सालों के बाद जागा है। किसी निजी स्वार्थ के लिए मुझ जैसे लोग इसे किसी की गिरवी नहीं रखना चाहते।
अब कोई इंतजार नहीं करना है। ये देश करोड़ों संकटों से घिरा हुआ है। भारत का आर्मी चीख चीख के कह रहा है कि हम 3 फ्रंट में लड़ रहे हैं। आपको पता है भारत के पूर्व में कौन सा फ्रंट है जो आजकल नंगा नाच कर रहा है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक बायोलॉजिकल वेपन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को तबाह करने, मानवता को तबाह करने की कोशिश की? वही आज लद्दाख में लड़ रहा है। और भारत के पश्चिम में एक इस्लामिक राज्य बनाया है, इस्लाम के मानने वालों का राज्य है। 1400 साल पहले जो मजहब पैदा हुआ था, जो लूट खसोट मर्डर बलात्कार पे खड़ा हुआ है। लेकिन तीसरा फ्रंट जिसकी आर्मी का चीफ बात कर रहा है, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं। उसको मालूम है कि पाकिस्तान और चाइना के हजारों करोड़ों दलाल और स्लीपर सेल भारत को अंदर से खोखला कर रहे हैं। पंजाब के नौजवानों, अपनी ताकत को समझो, अपने पुरुषार्थ को समझो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। आपके दुश्मन ने आपको हथियार दे दिया, बंदूक दे दी, आपने अपने ही भाइयों को मारा, अपने ही घरों को लूट लिया, अपने ही घरों को आग लगा दी आपने। जब उसको लगा कि ये लोग फिर दोबारा से ठीक हो गए, तो उसने आपको धीरे 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 नशा देना शुरू किया। उन्होंने कहा नशे की गर्त लगा दो, न किसी को हथियार का उठाने की जरूरत होगी, न बम धमाके की जरूरत होगी, और घर घर ये नशा पहुंच जाए। मेरे कुछ साथी अमेरिका में हैं जो वहां एनजीओ चलाते हैं। मैं उनके साथ जब गया तो पंजाब में एक कहानी सुनकर के मैं दहल गया। मैं बयान नहीं कर पाता था, सोचता था कि वो मंजर मेरे सामने से हट जाए, लेकिन मैं बार बार उस मंजर को देखता हूं, उस दृश्य को देखता हूं तो कितनी तकलीफ होती है। मुझे एक बुजुर्ग मां मिली। उस बुजुर्ग मां का बेटा नशे की वजह से मर गया। उस बेटे का एक बेटा था और घर में कोई नहीं था। उस मां ने हमसे कहा, बूढ़ी मां जिसने इस देश का पार्टीशन देखा, सबको मरते देखा, लाशों के बीच में अपने आप को सोते हुए देखा, और वहां से खड़े होने के बाद एक आजाद भी देखा और पंजाब भी देखा। पंजाब ने तमाम ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर तमाम चीजें देखी, लहलहाते खेत देखे, लेकिन उसी मां को जिंदा रहना पड़ा इस दिन देखने के लिए। उसने बताया कि मेरा अपना बेटा नशे की हालत में था, बीवी शादी भी हो चुकी थी, बच्चे भी थे, पत्नी इस गम में मर गई कि उसका पति जवानी में नशे की वजह से मर गया। लेकिन जो उस बेटे का बेटा था, उसकी कहानी अगर 2 लाइन की है तो आज पंजाब के युवा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो जमीन पे काम करती है, जो राष्ट्र के लिए काम करती है, जो छात्रों में राष्ट्र भावना जगाती है, इसलिए एबीवीपी के लोग भी अपनी कार्य पद्धति को बदलें और युवाओं में सत्यता के साथ, लॉजिक के साथ, रेफरेंस के साथ, आपकी पार्टी क्या है, पार्टी को अपना काम करने दीजिए। आप छात्रों के अंदर उन किताबों का जिक्र करिए जो किताबें राष्ट्रवादियों ने नहीं लिखी हैं। उन किताबों का करिए जो मक्कारों ने लिखी हैं, जो मक्कार बार बार उन किताबों का हवाला देते हैं। उन किताबों को पढ़ के उनके घर में झूठे को घर तक छोड़ के आइए। आप तर्क कीजिए, आप लॉजिक पे बात कीजिए, आप रीजन पे बात कीजिए, आप रेफरेंस दिए, पेज नंबर बताइए और बताइए ये किताब किसी ऐसे राष्ट्रवादी ने लिखी है जिसके बारे में आप ये कह देते हैं कि राष्ट्रवादी तो उल्टी सीधी किताब। नहीं भाई, ये किताब सलमान खुर्शीद ने लिखी है, ये बात दुर्गा दास ने लिखी है, ये अमरिंदर सिंह ने लिखी है। उन किताबों का जब रेफरेंस देंगे तब वो मक्कार इंटेलेक्चुअली आपके आर्गुमेंट से, आपके तर्क से भागेंगे और पूरे देश में भागने के बाद जेएनयू में घुस जाएंगे और वहां 10 रुपए कमरे के देंगे एसी के और कहेंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जिनकी ख्वाहिश है भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको मैसेज दीजिए कि अब भारत के टुकड़े नहीं होने वाले। भारत में युवा, भारत का नौजवान अब अपने कैरियर से ज्यादा इस देश के कैरियर में इंटरेस्ट है। जिन्होंने भी भारत तेरे टुकड़े होने का नारा लगाया, उनकी सड़कों पे टुकड़े हो जाएंगे। उनकी सोच के टुकड़े करिए,
उनके आदर्शों के टुकड़े करिए। इसलिए उस मान की जो कहानी है वो आपको अंदर तक हिला देगी। उसके बेटे के बेटे ने पैसे मांगे अपनी दादी से कि मुझे मोटरसाइकिल लेनी है। उस बेचारी मां के पास पैसे नहीं थे। उसने अपना बचा कुचा जेवर बेचा और उसको मोटरसाइकिल दिला दी। यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। उसकी मां ने हमसे आधे घंटे बात करने के बाद जो बात कही वो मैं कभी कभी सोचता हूं कि पंजाब में यहां तक ब्रेन वॉश हो गया है। उस मां ने कहा कि मैंने इसको मोटरसाइकिल इसलिए दिला दी है, यह नशा करता है। मैंने नशे में अपने बेटे को महीनों रात भर तड़प तड़प कर रोते देखा है। नशा न मिलने की हालत में क्या उसका पागलपन होता था। दीवारों में सर मारता था, घर में चीजों को तोड़ देता था। इतने उसकी तकलीफ को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, मैं रात भर रोती थी। जब वो मर गया तो मेरे मन में यह हुआ कि ये इस तकलीफ से दूर हो गया। लेकिन मेरे बेटे के बेटे ने मोटरसाइकिल जब मांगी और जिसे नशे की आदत थी, उसने घर के बर्तन बेच दिए, घर का सामान बेच दिया, चद्दर तकिए बेच दिए। लेकिन मैंने मोटरसाइकिल उसे इसलिए दिलाई भाई साहब कि मैं ये चाहती थी कि ये मोटरसाइकिल चलाए और इसका एक्सीडेंट हो जाए एक दिन और ये मर जाए, क्योंकि मैं इसको इस नशे की हालत में तड़पते हुए दोबारा देखने की क्षमता मेरे अंदर नहीं थी। पंजाब के नौजवानों, इसलिए मैंने कहा कि आपको भारत राष्ट्र की चिंता है, भारत की चिंता है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है। जमीन के टुकड़े की रक्षा करने के लिए लद्दाख में निहत्ते भारत के फौजियों ने 50 चाइना के सैनिकों की गर्दन मरोड़ के मार दिया है। कश्मीर में जो आतंकवादी है, जो सर उठाता है, उस मूजा और दुजाना को वो बहादुर फौजी पंजाब का सर कुचल देता है। आपको आपके बीच में, आपके कॉलेज में बैठे हुए ये बौद्धिक आतंकवादी, ये इंटेलेक्चुअल आतंकवादी, ये एकेडमिक आतंकवादियों को कुचलना है, ताकि कोई बूढ़ी मां अपने पोते को मोटरसाइकिल इसलिए न दिलाए कि इसका एक्सीडेंट हो जाए और जी इसको तकलीफ में देख नहीं सकते। आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है। हम में से कोई ये नहीं कह सकता ये फला पार्टी है, ये फला पार्टी है। पार्टियों की औकात किसी राष्ट्र में एक मच्छर और मक्खी से ज्यादा नहीं होती। रात में बनती हैं, सुबह समाप्त हो जाती हैं। ये सत्ता पे पहुंचने के तक का एक साधन हो सकता है। राष्ट्र निर्माण का साधन युवाओं के हाथ में होता है। आप किसी संगठन के सदस्य हो या ना भी हो, हम तो जीवन भर ऐसी जगह पैदा हुए जो किसी संगठन के सदस्य हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम हिंदू थे 39,000 के बीच में। लेकिन आज भी हम किसी संगठन के सदस्य नहीं हैं। हमारा एक ही संगठन है, हमारा एक ही धर्म है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम सनातन के मानने वाले हैं। सनातन इस षष्ठी जिस दिन बनी थी, उस षष्ठी के साथ पैदा हुआ, और जब तक ये सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है, ये कायनात है, तब तक एक ही धर्म था, एक ही धर्म है और एक ही रहेगा। वो है सत्य सनातन। बाकी सब धर्म हैं, ये धर्म आएंगे चले जाएंगे। ये धर्म पैदा होते हैं, इन धर्म का कोई पैगंबर होता है, कोई किताब होती है। सनातन का न कोई पैगंबर है, न सनातन पैदा हुआ है, न सनातन मरने वाला है। अनंत है, सनातन ही आप हैं। आप सनातन धर्म के एक पुत्र हैं, वीर पुत्र हैं।
जैसे एक परिवार में कोई कमाएगा, कोई घर की रक्षा करेगा, कोई घर के काम करेगा, इसी तरीके से सनातन में कोई सनातन की रक्षा के लिए कृपाणधारी करेगा, कोई कमाने के लिए बिजनेस करेगा जिसे आप वैश्य कम्युनिटी कहते हैं, कोई आपकी पूजा पद्धति को परफॉर्म करेगा जिसे आप पुजारी कहते हैं, कोई उस जगह को साफ रखेगा जिसे आप अलग चीज से पहचानते हैं। सबका काम बटा हुआ है, ये काम में घालमेल हुआ और काम की बुनियाद पर आपकी हमने विवेचना नहीं की। हमने उस काम को हीन भावना का काम और बड़ा काम में बांट दिया। हम सब लोग अगर पैदा हुए हैं तो हम सब दलित पैदा हुए हैं। अपने काम से, अपने पुरुषार्थ से हम अलग अलग कामों से जाने जाते हैं। लिहाजा आज सबसे बड़ा काम है जमीन पे काम करना। इसलिए इसके साथ साथ गुरुओं की कुर्बानियों को याद रखें और गुरु ग्रंथ साहब के बारे में जब आपसे कोई झूठ बोले तो आप उनसे कहिए कि भाई हमने गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे बाप दादाओं ने गोल्डन टेम्पल में बैठ करके जो गुरबाणी की, उस गुरबाणी को सुना जरूर है, मैंने भी सुना है। उस गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 8,344 बार हरि का जिक्र आया है। उसी ग्रंथ साहब के अंदर 2,533 बार मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जिक्र आया है। 17 बार वाहे गुरु का जिक्र आया है। क्या जो लोग सिख पंथ को तोड़ने, सिख पंथ को बदनाम करने, सनातन को बदनाम करने के लिए लंदन पे गालियां दे रहे हैं, सनातन को गाली दे रहे हैं, भारत राष्ट्र को गाली दे रहे हैं, वैंकूवर में दे रहे हैं, उनके बिजनेस स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन क्या गुरु ग्रंथ साहब को भी बदल सकते हैं? क्या इतिहास को बदल सकते हैं? क्या गुरुद्वारा शीशगंज पे किसने अपने शीश कटाए थे उनका नाम बदल सकते हैं? क्या जोरावर सिंह और फतेह सिंह की कुर्बानी में किसका था वो भी बदल सकते हैं? अर्जन देव से लेके किसी गुरु जिसकी भी हत्या हुई, किसने की, क्यों की, क्या उस इतिहास को बदल सकते हैं? और जो लोग अपने इतिहास को सही से नहीं पढ़ते उनका वर्तमान ठीक नहीं होता। और सनातनियों ने यह गलती की है, इसीलिए आज सनातनी सबसे ज्यादा थ्रेट पे है। क्यों दुनिया आपके पीछे पड़ी है कि आपको समाप्त करना है? अंग्रेजों ने समाप्त करने की कोशिश की नहीं की, मुगलों ने समाप्त करने की कोशिश की नहीं की। क्यों अब एक बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिससे कि सनातन को समाप्त कर दिया जाए? और फिर ये जो बौने कोई 1400 साल पहले हुआ है, कोई 1000 साल पैदा हुआ है, ये बताते हैं कि हम ही ठीक थे। ये ठीक होते तो पूरी दुनिया में कुछ शांति का पैगाम देते। जिनकी किताब में 30 आयतों में 34 बार जिहाद का जिक्र आया हो, काफिर का जिक्र आया हो, वो कौन सी शांति की बात कर रहे हैं? वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, वो कंफ्यूज कर रहे हैं। उनका जो एजेंडा था, पहले पाकिस्तान बना और 1946 में नारा लगाते थे कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। आज उनका नारा है कि लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये शाहीन बाग पैदा होंगे, ये दिल्ली के दंगे होंगे, ये 84 के दंगों को जो आपने पुरस्कार के स्वरूप तौर पे माइनॉरिटी कमीशन में सिखों को हिंदुओं से अलग करके अलग कर दिया, इस षड्यंत्र को समझिए। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है कि कोई हिंदू गुरुद्वारे में जाने से पहले पूछता हो मैं क्यों जा रहा हूं, और गुरुद्वारे में बैठा हुआ ग्रंथु जो है अपनी दुआ देने से पहले पूछता हो कि तुम्हारा धर्म क्या है। इसलिए मैंने कहा आज दोबारा से आपको भगत सिंह, ऊधम सिंह, भाई परमानंद, लाजपत राय जी, इन सब लोगों को याद करना है, अपने गुरुओं को याद करना है, जोरावर फतेह सिंह को याद करना है। इन सब के नाम आपको याद रखने हैं। और 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाया जाए, इसका इंतजाम करना है। आपके देश में, आपके राज्य में, आपके सूबे में एक राष्ट्रभक्त, सनातन भक्त, साहसी, बहादुर मुख्यमंत्री है।
आप उसको जाकर के इस बात का विज्ञापन दीजिए, उनसे कहिए कि हम आपको किसी राजनीतिक दल और किसी विचारधारा से ऊपर मानते हैं, आप सच्चे सिख हैं, आपने कई किताबें लिखी हैं, आप भारत को एक मैसेज दीजिए, भारत के दूसरे राज्यों को मैसेज दीजिए, भारत की केंद्र की सरकार को मैसेज दीजिए कि आप पंजाब के अंदर बाल दिवस घोषित करें 26 दिसंबर को, जिस दिन गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था, जिसकी एवज में उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। और उनकी माता यानी उनकी दादी गुर्जरी देवी को जब यह पता चला कि दोनों बच्चों को चिनवा दिया गया है, तो इस सदमे में वो बेचारी मौत के मुंह में चली गई। ऐसी बलिदानी माओ को याद रखने के लिए सरहिंद जाइए, सरहिंद में ये कहानी आपको लिखी मिलेगी। ये कहानी कोई मैंने कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ी है, ये सरहिंद है, वहां की दीवारें चिल्ला रही हैं। लोगों को बताइए कि गोल्डन टेम्पल भी जाएं, जलियांवाला बाग भी जाएं, सरहिंद भी जाएं, पंजाब की गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, गांव गांव, शहर शहर, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बहादुर ने, उस सनातनी सरदार ने, उस सनातनी वाहे गुरु के पुत्र ने इस देश के लिए अपनी जान न दी हो, इस राष्ट्र को बचाने के लिए अपनी जान न दी हो, सनातन के बचाने के लिए जान न दी हो। पूछिए कश्मीर कौन से लोग गए थे जब कश्यप ऋषि के वंशजों पर इस मजहबी इस्लामिक आतंकवादी जिहादियों ने वहां पे हंगामा हालत खराब कर दिए थे, तब कौन से सुख गुरु गए थे वहां। और वहां जाकर जब उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी को कुर्बानी देनी होगी, तो उनके बेटे ने कहा कि पिताजी आपसे ज्यादा इसके लिए उपयुक्त आदमी कौन होगा जो कुर्बानी देगा। आपने सिर्फ पंजाब नहीं बचाया है, आपने देश बचाया है, आपने सनातन बचाया है। आप हमारे पूजनीय हैं, आप हमारे आदर्श हैं। अगर हमारे बीच में से कुछ लोगों ने कुछ लोगों के साथ जघन्य अपराध किया है, इसकी सजा सनातन के लोगों को मत दीजिए। प्रस्ताव लेके जाइए, अक्रॉस द पार्टी जाइए। ये पार्टी के एजेंडे में जब आप जाते हैं तो लोग आपको पार्टी के एजेंडे से, ये राष्ट्र का संदेश होना चाहिए। और दूसरे लोगों से उनसे पूछिए कि अगर हमें बच्चों की पराकाष्ठा, बच्चों में बहादुरी का भाव भरना है, तो भाई 14 नवंबर को जो आदमी पैदा हुआ था उसका कोई एक ऐसा पुरुषार्थी काम हमको बता दें कि जिसको हम ये कहें कि बड़ा पुरुषार्थी काम किया था। पूरी जवानी निकल गई उनकी दलाली में, पूरी ताकत उन्होंने लगा दी कि देश के पुरुषार्थियों को कैसे समाप्त किया जाए, पूरी ताकत लगा दी उन्होंने कि उनकी सत्ता कैसे बनी रहे। वो तो इतने बड़े पुरुषार्थी थे कि जिस कमेटी के चेयरमैन थे, भारत रत्न बांटने वाली कमेटी के चेयरमैन थे, उसी चेयरमैन ने अपने आप को ही भारत रत्न दे लिया। इतने बहादुर लोग थे। तो 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस क्यों मनाया जाएगा? बाल दिवस अगर भारत में मनाना है तो गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों ने जिस तरीके से इस्लामिक आतंकवादी और जिहादियों के सामने पूरी ताकत लगा करके मजहब इख्तियार नहीं किया, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, और अगर मैं ये कहूं कि उन्होंने समुंदर को छोड़कर नाली को नहीं अपनाया और अपनी जान दे दी, उस दिन 26 दिसंबर को भारत में बाल दिवस होना चाहिए। तो पंजाब सरकार इसकी घोषणा करे कि पंजाब में बाल दिवस 14 नवंबर को नहीं होगा, बाल दिवस 26 नवंबर को होगा। शहर शहर, गांव गांव फेरियां निकलें, बताया जाए 26 दिसंबर को क्या हुआ था। वो उनकी शहादत हुई थी, उनकी याद में उनकी बहादुरी को कन्वर्ट किया जाए। ये शहादत बच्चों के लिए गम का, बच्चों के लिए अफसोस का दिन न मने, बल्कि ये शहादत उन्हें ताकत दे और साहस पैदा करे। और भारत में साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह बनने की बच्चे सोचें, ना कि मक्कार, दलाल, चापलूस, लालची बनने के लिए हम प्रयत्नशील रहें। मुझे लगता है कि मैं जो कुछ कहना था वो मैंने कहा, लेकिन मैं फिर एक बार दोबारा से आपसे कहूंगा कि आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की वो किताब लें, खरीदें, और लोग 50-60 वो किताबें खरीद के और अमरिंदर से समय लें और उनसे कहिए हम मिलने आए हैं, हम चाहते हैं कि जो आपने इतनी अच्छी किताब लिखी है उस किताब को दुनिया भर में लोग पढ़ रहे हैं। चाहे तो कहिए कि दिल्ली में बहुत सारे लोग हमें बताते हैं, उस किताब पे उनके सिग्नेचर लें,
हम उन बहादुरों के पास नहीं जा सकते जो अब नहीं है, लेकिन अमरिंदर सिंह एक ईमानदार और बहादुर। मैं किसी की राजनीति पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, राजनीति एक अलग खेल होता है, राजनीति में एक दूसरा मापदंड होता है, लेकिन किताब जो लिखी है वो ईमानदारी से लिखी है। उस किताब पे सिग्नेचर लें और कहिए कि हम एक प्रस्ताव आपको देने आए हैं। ये किसी पार्टी का प्रस्ताव नहीं है, ये किसी विचारधारा का प्रस्ताव नहीं है, और उस ग्रुप के अंदर अपने से विपरीत विचारधाराओं के लोगों को लेके जाइए, किसी बैनर के अंदर तले मत लेके जाइए। ये बैनरों ने, ये दुकानों ने जो नाम है उसमें लोगों की सोच महदूद कर दी है, सीमित कर दी है। मैं एक व्यापक बात कह रहा हूं, और उनसे कहिए कि हम चाहते हैं कि पंजाब के अंदर सरकार लीड ले। आप एक राष्ट्रवादी हैं, आप एक सनातनी हैं, आप एक बहादुर फौजी भी रह चुके हैं, आपके परिवार में लोगों ने इस देश को बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। आपने सच सच लिखा है। यह किताब हमें इस तरफ मोड़ती है कि बहादुर को सलाम करना चाहिए। बहादुर का घर कौन सा है, बहादुर के सर पे टोपी लगी है या पकड़ी लगी है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप जाएं, प्रस्ताव भी दें, उनके साइन भी लें। मुझे लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आपकी इस मांग को मानेंगे, और अगर पंजाब में यह होगा तो पूरे देश में इसकी मांग उठेगी। तो आपके पास एक मुद्दा मैं देना चाहता हूं, और दिसंबर अभी दूर है। अगर आप अगले 1 महीने में इस मूवमेंट को खड़ा कर पाए तो यकीन मानिए, अमरिंदर सिंह से जितना मैं उनको जानता हूं, उनकी राजनीतिक शैली को जानता हूं, उनकी पूरी जो उनका जीवन है उसको जब मैं जानता हूं, तो मुझे लगता है बहादुर बहादुर ही रहता है। चाहे वो किसी पार्टी के दफ्तर में बैठे, उससे फर्क नहीं पता चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। किताब का नाम है द लास्ट सनसेट, द राइज एंड फॉल ऑफ द लाहौर दरबार, रिटन बाय कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये महाराजा रणधीर सिंह के ऊपर लिखी हुई किताब है। वैसे तो उनकी एक और किताब है, इंडियन मिलिट्री कंट्रीब्यूशन टू द ग्रेट वॉर 1914 to 1918, इंडियन मिलिट्री कंट्रीब्यूशन टू द ग्रेट वॉर 1914 से 1918, कैप्टन अमरिंदर सिंह। इसी तरीके से मैंने जो आपको किताब बताई है, मुस्लिम लीग अटैक्स ऑन सिख्स एंड हिंदूज इन पंजाब, इस किताब के लिखने वाले हैं गुरबचन सिंह तालिब। इन किताबों को पढ़ें, और जो देश के गद्दार हैं, जो देश के दुश्मन हैं, उनको बताइए कि ये किताबें जिन्होंने लिखी हैं, उनसे उन ताकतों का कोई लेना देना नहीं है जिन्हें आप बड़ी आसानी से बदनाम कर देते हैं। जैसे आप कहते हैं कि वीर सावरकर ने माफी मांगी थी, ये गद्दार कह रहे हैं माफी मांगी थी, क्योंकि इन गद्दारों से पूछो कि सुभाष चंद्र बोस को गायब कराने में किसका हाथ था। पूछो किस प्रधानमंत्री के साइन हो रहे हैं जो नेशनल आर्काइव में डॉक्यूमेंट रखा है, जिसमें कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा पकड़ लिए गए तो उस वक्त की सरकार भी उनको अंग्रेज सरकार को सौंप देगी। इस दस्तखत इसके ऊपर किसने साइन किए हैं, पूछिए जरा। ये लड़ाई नरेटिव की लड़ाई होगी, ये लड़ाई स्लोगन की लड़ाई होगी। इसलिए आपको ये लड़ाई चौतरफा लड़नी है, हथियारों की जरूरत नहीं है। मैं फिर आखिर में अपनी बात खत्म करने से पहले कहता हूं, इस देश का सनातनी शांति प्रिय है, इस देश का सनातनी सहनशील है, लेकिन अगर उसके मार्ग कंटक में लोग हथियारों की भाषा समझते हैं, तो उस सनातनी को अपने सामर्थ्य का भरपूर परिचय देना चाहिए। एक कमजोर सनातनी ना अपने घर को बचा सकता है, ना अपने राष्ट्र को बचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम हजारों कार्यकर्ताओं, जिनकी मेहनत से आज की ये बातचीत हो पाई है। मैं उनको और इस टीम के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं, और मेरी कोशिश है कि आप इस तरीके का सिलसिला जारी रखें, और यह सिलसिला जारी रहेगा। और मुझसे बेहतर, मुझसे अच्छे, मुझसे ज्यादा जानकार लोग इस देश में हैं, उनको आप बुलाएं। मैं एक बार फिर पंजाब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई के जनरल सेक्रेटरी
चिरांशु रतन और जिन साहब के मैंने पेज पे अपनी बातचीत रखी है उनको, और वो तमाम लोग जिनका मैं नाम नहीं जानता, आप लोग मेरा पेज है उसमें देश विदेश के तमाम बड़े लोग जिन्हें आप अक्सर टेलीविजन पे देखते हैं, मैं जानबूझ के उनको अपने पेज पे बुलाता हूं। हमारे पेज के कोई 2.5 लाख लोग फॉलोअर हैं और 1,84,000 के आसपास लाइक्स हैं। कोशिश मेरी ये होती है कि चाहे जयपुर के डॉक्टर ओमेन रतनू साहब हों, जो पाकिस्तान में हिंदू और सिखों को, बौद्धों को सताया जा रहा था, जिनकी लड़कियों को, ग्रंथी की लड़कियों को गुरुद्वारों से अगवा कर लिया जाता था, अपहरण करके उनका धर्म प्रदर्शन किया जाता था, फिर शादी कर ली जाती थी और फिर कोर्ट में उनका निकाह कर दिया जाता था। उन तमाम हिंदू सिखों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो भारत में आए, उनके ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। उनको भी मैंने कुछ दिन पहले अपने पेज पे बुलाया था। मैंने आरिफ अजाकिया साहब को भी बुलाया था, जो सिंध से भाग करके शरण लेकर के आए हुए हैं, जो क्योंकि वो सिंधी हैं इसलिए पाकिस्तान के जो फोर्स है, जो एक खास सोच की है, वो उनका भी मैंने पेज पे बुलाया। RSN सिंह, GD बख्शी, विक्रम सिंह, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, गौरव आर्या, प्रोफेसर कपिल कुमार, कैप्टन सिकंदर रिजवी, ये तमाम सारे लोगों को इसलिए बुलाता हूं कि इस पेज के माध्यम से आपको एक नया थॉट, एक नई सोच, एक नया एंगल, एक नई एनालिसिस मिले। आप सब लोग चाहें तो पुष्पेंद्र कुलशेष नाम का पेज है, आपकी मर्जी है, आप उससे जुड़ें। आप उसको देखना चाहें तो ये तमाम सारे लोग आपको मिलेंगे। आप पूरी ताकत के साथ नैरेटिव बनाइए। नैरेटिव बनाने से पहले 100 बार सोचिए कि हम क्या कह रहे हैं। दूसरे के बनाए नैरेटिव में फंसे और गलत रास्ते पे चले जाएं। इसलिए अपने जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, मैं फिर कह रहा हूं, किसी विचारधारा और पार्टी में बंद करके राष्ट्र नहीं बचाया जा सकता। हजारों करोड़ों लोग हैं जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन उनके लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण है। अगर राष्ट्र महत्वपूर्ण है तो फिर वो पार्टी जरूर उस पैराफ्री में आ जाएगी, उस ब्रैकेट में आ जाएगी जो राष्ट्र के बारे में सोचती है। कहने से बात नहीं है, जो करती है उसके साथ। लिहाजा एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबने मुझे सुना, आपने मुझे इतनी समय तक मौका दिया। इस सब के लिए आपका, आपके साथियों का, पंजाब का, बहादुर लोगों का, साहसी धरती का, बलिदानी धरती के लोगों को एक बार मैं फिर नमस्कार करता हूं। और अक्सर मैं अमृतसर आता रहता हूं। कभी कोशिश करेगी कि हम लोग आपस में बातचीत करें और ये सिलसिला जारी रहे। और जिसको भी आप बुलाना चाहते हैं, अगर उससे कोई संपर्क आपका नहीं हो पा रहा है तो मुझे बताइए, मैं उनसे कहूंगा कि वो आपके पेज पे जाएं और आपको वो एक नई रोशनी, एक नया एंगल, एक नया तथ्य के साथ आपको आए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।